बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को जी भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ वन एंड ओनली माहम जाहिद और होपफुली कुछ ही देर में उज़ैर हमें ज्वाइन करेंगे। वो कहते हैं ना, कभी कभी आँख नहीं खुलती और इंसान हमेशा देर कर देता है, लेकिन उज़ैर हमेशा देर तो नहीं करता है। आज कुछ लेट हो चुका है तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उसके बीच में हमें उज़ैर ज्वाइन करेंगे। तो प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि 2 घंटे जी बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। सियासत की बात होगी और आलमी मंजरनामे पर भी नज़र डालेंगे, सेहत के मसाइल पर भी बात करेंगे, सोशल इश्यूज़ पर भी आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो हर लिहाज से प्रोग्राम जी बहुत दिलचस्प और मालूमात से भरपूर होने वाला है। आपने 2 घंटे कहीं नहीं जाना है और प्रोग्राम को पूरा देखना है। और अगर कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर आप दोबारा से वो क्लिप देख सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में जी मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम जो है कुछ दिनों से जैसे हम मेंशन भी कर रहे हैं कि सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, सर्दी ने दस्तक दे दी है। अभी फुल ऑन सर्दी तो नहीं आई है, बट जिन इलाकों में सर्दी आ चुकी है उनका जिक्र कर लेते हैं। बर्फ़बारी भी हो रही है और धुंध भी पड़ रही है और कहीं हम देख रहे हैं स्मोक का भी राज है। तो मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 और कम से कम 2 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं पारा है ज़्यादा से ज़्यादा 10 और कम से कम -3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी का राज बरकरार रहेगा। और अब जिक्र कर लेते हैं जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर देखते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 24 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 17 और कम से कम -2 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, जहां पर हम देख रहे हैं कि जी बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 24 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 16 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। और अब नज़र डाल लेते हैं जी पंजाब के मौसम पर और देखते हैं पंजाब के मौसम की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 24 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान लिए चलेंगे जी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहेगा। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम, जहां पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम साफ रहेगा। कराची की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 30 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है।
नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। आपने जाने के मुख्तलिफ शहरों में क्या टेम्परेचर रहेगा। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बड़ी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में भारत के सहूलतकार अपने अंजाम को पहुंचने लगे हैं। बांग्लादेश के जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में कायम 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुना दिया है और ट्रिब्यूनल ने 453 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया। मफरूर साबिक वज़ीर आज़म को इंसानियत के खिलाफ जराइम के 5 इल्ज़ामात जो थे उनमें कसूरवार ठहराया गया और उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने एक मुकदमे में शेख हसीना को सज़ाए मौत जबकि 3 इल्ज़ामात के तहत ताहयात कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला को भी सज़ाए मौत का हुक्म दिया है और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से मफरूर शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल की हवालगी का भी मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि किसी भी मुल्क के लिए इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के मुर्तकिब अफराद को पनाह देना गैर दोस्ताना रवैया होगा और इंसाफ की तौहीन होगी। बांग्लादेश ने भारतीय हुकूमत पर यह भी जोर दिया है कि जी दोनों जो सज़ा याफ्ता अफराद हैं उनको फौरी तौर पर बांग्लादेश के हवाले किया जाए। और अगर हम शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत की बात करें तो अगस्त 2024 में बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को जी सरकारी नौकरियों में दिए गए कोटे के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान हसीना वाजिद के हुक्म पर 1400 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ फैसले को खूब सराहा जा रहा है और इसे तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है। ढाका ट्रिब्यूनल के इस फैसले ने मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के पूरे सियासी बयानिए को उलट कर रख दिया है। वो हसीना जो बरसों तक ताकत के जोर पर चलती रहीं, आज इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत की मुजरिम करार दे दी गई हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ ढाका से सीनियर सहाफ़ी रतुल अल अहमद हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रातुल आपकी जानिब आऊँगी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख हसीना वाजिद पर कत्ल के जो अहकामात जारी हुए हैं और तशद्दुद पर उकसाना, मुजाहिरीन को ताकत से कुचलने के संगीन इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। ट्रिब्यूनल ने किन मुकदमात में सजाए मौत और किन में उम्र कैद सुनाई है और उन्हें किन जराइम पर जी बराह रास्त मुजरिम ठहराया गया, ये भी बताइए। हेलो जी तो ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि शेख हसीना पर साबित हुए कि उन्होंने मुहाजिरीन को के खिलाफ बहुत सख्त और जानलेवा एक्शन के हुक्म दिया था और ये भी साबित हुआ कि कुछ जगह पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को सीधा ऑर्डर दिया गया कि वो गोलियां चलाए और जो भीड़ है उसे न्यूट्रलाइज करे। इसी लिए बहुत लोग मारे गए, as you all know, और two special cases. One is murder in 6 people killing in Changkhapul, which is very near to Dhaka University. जी जी वहाँ 6 लोगों को गोली करके कत्ल किया गया था। और another case is in Ashulia near Savar, जहाँ 5 dead bodies and 1 severe wounded person को जलाया गया था। हसीना को इस चार्जेस पे मौत की सजा दिया गया था और जहां उन्होंने ऑर्डर किया, इंसाइट किया और एंड हर डेरोगेटरी कमेंट ऑन दैट রাজাকারের নাতিপুতি চাকরি পাবে তো কি মুক্তিযোদ্ধা সন্তান চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতি চাকরি পাবে। It's a very derogatory comment on the people of Bangladesh, as Bangladeshi people are still very sensitive about our liberation war
सो दे फाउंड इट वेरी डेरोगेटरी और इनके लिए उनको उम्र कैद की सजा दी गई। सही रातुल, ये था ये मुकदमात और जिनमें उनको जी सज़ा सुनाई गई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम देख भी रहे हैं कि जो इंसानियत के ख़िलाफ़ उन्होंने अहकामात जारी किए और इस तरह के सारे काम किए जो इंसानियत के ख़िलाफ़ थे, आज वो जराइम की मुर्तकिब करार दी गई हैं और अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब, कहिएगा, बांग्लादेश में भारत नवाज शेख हसीना को सज़ाए मौत सुना दी गई है, ये फ़ैसला जमात इस्लामी के लिए कितनी अहमियत का हामिल है और जमात इस्लामी इस फैसले को कैसे देख रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, बांग्लादेश जो है कि एक तवील मुद्दत से आज़ादी के बाद इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम और बेयकीनी का शिकार है। ये शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान ने जो बांग्लादेश को आज़ादी मिली, उस आज़ादी को भारत की झोली में गिरा दिया और बांग्लादेश के अवाम के लिए वो चीज़ें नाकाबिले कबूल थीं। कि शेख मुजीबुर रहमान भी और हसीना वाजिद का भी जो दौरे हुकूमत है, वो बांग्लादेश का एक बदतरीन दौरे हुकूमत है, जिसमें करप्शन, अकरबा परवरी और मुखालफिन को कत्ल करना, मिलियामेट करना, जिसकी वजह से एक तवील अरसे से नफरतें पल रही थी। पहला निशाना तो खुद शेख मुजीबुर रहमान बने और अब उनकी बेटी हसीना वाजिद ने भी अपने उसी अंजाम से दो चार हुई हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की जो सज़ा है, ज़ाहिर है कि उनके अपने बनाए हुए अदालती निज़ाम ने, ICT ने उनको सज़ा दी है। हकीकत में ये एक बहुत बड़ी इबरत भी है, दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए दर्स भी है कि इक़्तिदार के मनसब पर बैठ के इंसानों को चींटी समझना जी इंसान के लिए एक तबाही और बर्बादी के रास्ते खोलना, ये खुद हुक्मरानों के लिए एक बड़ी बर्बादी का बायस बनते हैं। दूसरा ये है कि भी अब भारत जो अपने आप को एक बड़ा जमहूरी मुल्क कहता है, अब वो एक सज़ा याफ्ता दहशतगर्द और जो इंसानों की कातिल हसीना वाजिद हैं, उन्हें बांग्लादेश के हवाले करें ताकि बांग्लादेश में वहाँ के कानून जो खुद हसीना वाजिद ने बनाए, अपने किए हुए कामों का खुद सामना करें। जी। और इस सूरत हाल ने इस बात को भी फिर उजागर किया है कि अब इस खित्ते पर भारत का जो बालादस्ती का ख्वाब था और तमाम ममालिक को अपने जेर रखने का और सार्क के ममालिक को जिस तरीके से उसने तंग किया, अब ये उसकी बालादस्ती नहीं चल सकती। जी। खुद पूरे इलाकों में जो भारत है, कभी खेल को भी सियासत का हिस्सा बनाते हैं और हमसायों के साथ भी एक तंग नजरी और हिंदुत्व के एक जालमाना जो फलसफा है, उसकी बुनियाद पर परेशानियों का जरिया बनाते हैं। तो हसीना वाजिद का ये जो सजा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने लियाकत साहब। जुल्म ढाना तो इंडिया का ही वतीरा है और इसके असरात भी हम देख रहे हैं और फाइनली अंजाम को भी पहुंचे हैं ये सब करने वाले। शेख हसीना वाजिद की सज़ा के बाद आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश में कितनी बेहतरी देखने में आएगी और अदालत का ये फैसला बांग्लादेश के अवाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये तो ममालिक की एक तारीख है कि भी जो हुक्मरान होते हैं, अगर वो कानून के शिकंजे में आते हैं तो वो एक सज़ा से या अपनी एक इबरत से दो चार हो जाते हैं। लेकिन ममालिक को चलाना तो फिर जिनके पास इक़्तिदार होता है उनकी जिम्मेदारी है। इस वक्त भी जो सूरत हाल है कि भी हसीना वाजिद के इस दौर के इख्तिताम के बाद एक अबूरी दौर चल रहा है। अब वहाँ इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया गया है। बड़ा एक मुतालबा मौजूद था कि भी इंतखाबात से पहले इस्लाहात कर ली जाएं कि हसीना वाजिद के दौर में जिन चीज़ों को बिल्कुल डिट्रैक्ट किया गया है उनको ठीक कर लिया जाए। लेकिन वहाँ के जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर यूनुस, उन्होंने इसी बात की अनाउंसमेंट की है कि इंतखाब भी होगा और इस्लाहात का रेफरेंडम भी साथ होगा। ये बहरहाल बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, वो अपने हालात को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन हसीना वाजिद को जो सज़ा दी गई है या उनके अदालती निज़ाम से उनको सज़ा मिली है और उन्होंने जो एक कत्ल गारत गरी का और अपने मुखालफिन को फांसी के फंदों पे चढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया था,
वो तो अपने अंजाम से दो चार हो जाएंगी, लेकिन असल तकाजा तो बांग्लादेश के अवाम से होगा और वहाँ की लीडरशिप और क़यादत से होगा कि वो आने वाले हालात के जो चैलेंजेस हैं अपने सही जमहूरी फैसले के साथ और अपनी अहल क़यादत के चुनाव के साथ, और जो अबूरी हुकूमत है वो किसी मैल प्रैक्टिस के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश को जमहूरियत के ट्रैक पर लेकर आए, तो यही बांग्लादेश की ताकत भी होगी। और जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं इनको जितना भी मुस्तहकम किया जाएगा, ये सिर्फ दोनों ममालिक के लिए नहीं बल्कि जनूबी एशिया के तमाम ममालिक के लिए एक बेहतरीन ज़रिया बन सकते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश एक बड़े शानदार दोराहे पर खड़ा है कि वो एक तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ भी जा सकता है, और कोई भी अवाम की सतह का या अबूरी हुकूमत की सतह का गलत फैसला और मिस हैंडलिंग जो है कि वो बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बनेगा। सही। भारत जो है वो आसानी से इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी सरिश्त में शामिल है कि वो इंतकाम लेता है और वो जुल्म और ज्यादती के रास्ते खोलता है। बेशक तो लियाकत इसलिए साहब ऐसे भारत ही है, के लेकिन हर भारत और जुल्म के बांग्लादेश के मुकाबले में दरमियान अगर हम बात करें तो मुल्ज़िमान की हवालगी का मुआहदा मौजूद है, तो भारत इस हवाले से आपको लगता है कि ये मुआहदा मानेगा और हवाले करेगा बांग्लादेश के? असूली तौर पे तो ये मुआहदा मौजूद भी है, और अगर बांग्लादेश हसीना वाजिद की हवालगी का बाकायदा मुतालबा करता है तो भारत को बांग्लादेश के इस मुतालबे को पूरा करना चाहिए और उसे हवाले करना चाहिए। लेकिन माजी करीब में भी हमने देखा कि जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और इस्लाम लाहौर में एक बहुत बड़ी इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो हैं वो शिमला गए थे और उस माहदे के तहत एक चीज़ें तय पा गई थी कि जो चीज़ें हुई वो ख़त्म हुई। अब भारत, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ये मुआहदा तय पा गया कि माजी की चीज़ों को नहीं छेड़ा जाएगा और माजी के जितने भी मामलात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और कोई भी एक मुल्क जो है कि सह फरीकी मुआहदे को नहीं तोड़ेगा। लेकिन हसीना वाजिद ने उस मुआहदे को भी तोड़ा और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात पैदा की। तो मैं समझता हूँ कि भारत की ये जमहूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बांग्लादेश हसीना वाजिद के हवालगी का मुतालबा करता है तो उसे उनके हवाले कर देना चाहिए। जैसे भारत पाकिस्तान पर एक दबाव रखता है, वो अपने मनमानी मर्जी और अपनी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान से कुछ लोगों की हवालगी का मुतालबा करता है, तो अब ये अमल का मरला है। भारत को एक दहशतगर्द, एक कातिल और इंसानों पर जुल्म करने वाली जो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद हैं, उन्हें बांग्लादेश के हवाले कर देना चाहिए। ये बांग्लादेश की सियासत की भी ज़रूरत है और बांग्लादेश के इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने लियाकत साहब, लेकिन भारत से हम इस तरह की तवक्को तो नहीं कर सकते कि वो किसी मुआहदे का पास रखे, और हमेशा से हमने देखा है जितने भी मुआहदे हुए हैं वो भारत ने तोड़े ही हैं। तो अगर भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले नहीं करता तो ये बांग्लादेश की इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है मांग कि भाई भारत जो है कि बहुत ही गिरगिट की तरह रंग बदलता है और वो किसी भी मुआहदे की पाबंदी नहीं करता और ना ही हमसायों के साथ उसके कोई ताल्लुकात की बेहतरी की तरजीह होती है। लेकिन अगर बांग्लादेश के इस अदालती फैसले के बाद भारत अपने तयशुदा मुआहदे के मुताबिक हवालगी नहीं करता तो बांग्लादेश के पास ये मौका होगा और बांग्लादेश के वो मुतासरा ख़ानदान जो हैं वो बांग्लादेश की हुकूमत के ज़रिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं कि भी उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और उनके कातिल जो लोग हैं उनको उनकी हुकूमत के हवाले होना चाहिए और उस मुल्क के कानून और उसके अदालती निज़ाम के फैसले के मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो इसमें बहरहाल बांग्लादेश के पास तो सारे ऑप्शन मौजूद होंगे और मैं समझता हूँ कि भी अक़वाम मुत्तहिदा को भी और दुनिया भर की जो इंसाफ पसंद और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्हें इस चीज़ पर दबाव डालना चाहिए कि भारत इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी न करे और बांग्लादेश के मुतालबे पर हसीना वाजिद जो अदालत से सज़ा पा चुकी हैं
उन्हें बांग्लादेश के हवाले किया जाना चाहिए। जी। बहरहाल अभी जो बिल्कुल है इन कि अफराद को हसीना बांग्लादेश के वादों हवाले के किया पास जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं कि ये अदालतों की जानिब से फैसला सुना दिया गया है, भारत पर है जी वो इन मुल्ज़िमान को बांग्लादेश के हवाले करे और आलमी ताकतों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने तशद्दुद पर उकसाया, कत्ल के अहकामात दिए और उनके दौरे हुकूमत में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंसानियत की खिलाफ वर्जियाँ की गई। 1400 से ज़ायद अफराद जो हैं जिन पर गोलियां बरसाई गई, मारा गया उनको, तो बहुत जुल्म ढाया गया और उसके बाद अब अदालतों ने ये फैसला सुनाया और इस पर अमल दरामद करवाने के लिए भारत की कोऑपरेशन चाहिए और वी होप कि भारत इस मुआहदे का पास रखेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। बॉक्सिंग की हम बात कर लेते हैं जी प्रोग्राम में। अच्छा, बॉक्सिंग की बात होनी है तभी मैं सोचूं आपका रिंग का मूड क्यों है, क्यों आप पंच मार रही आते ही मुझे सुबह बड़ा हार्ड टाइम दे रही। थोड़ी बॉक्सिंग यहाँ से शुरू हो जाए ना, मतलब आइडिया तो हो सके ना आवाम को कि बॉक्सिंग इतनी शानदार होती है और शानदार एक्शन की हम बात करने लगे तो जनाब इस बार मैदान कहीं बाहर नहीं बल्कि लाहौर में सजने जा रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयार है और सेकेंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप शहर लाहौर में होने जा रही है। इस मुकाबले में बड़े बड़े नाम, भरपूर एनर्जी और धुआंधार फाइट्स आपको देखने में मिलेंगे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद 26 से 29 नवंबर तक जारी रहेगा और फाइट फॉर ग्लोरी के नाम से होने वाला ये मेगा इवेंट जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिसन में होगा, जिसे वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इवेंट में पाकिस्तान समेत 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 6 पाकिस्तानी हैं और 38 बैनुल-अक़वामी फाइटर्स टाइटल जीतने के लिए रिंग में उतरेंगे। और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम, वकास, आसिम जमान, मुहिबुल्लाह, जानिया और कोमल इखलाक एक्शन में नजर आएंगे। बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, मराकश, नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना और जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के फाइटर्स शामिल हैं। और पाकिस्तानी बरतानवी जो बॉक्सर हैं लारा अकरम भी इस इवेंट का हिस्सा होंगी, जो पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए ख़ास तवज्जो का मरकज़ होंगी। इस हवाले से शहर भर में सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी प्लान तैयार कर लिया गया है और यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त ये शानदार सा इवेंट होने जा रहा है। तो ये इवेंट कैसा हो, इसी हवाले से जान लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। डीजी पंजाब स्पोर्ट्स मोहम्मद खिज़र चौधरी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। खिज़र साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। सर, इतना ज़बरदस्त आप मेगा इवेंट करवा रहे हैं, 3 दिन बाकी रह गए हैं, आप बताएं तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, क्या कुछ होने वाला है इस इवेंट पे? लाहौरी बड़े एक्साइटेड है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट है। ऑल्दो हम 5-6 महीने पहले कोयटा में जो फर्स्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है इंटरनेशनल, वो उसका इनेकाद करवा चुके हैं, बट ये उससे काफ़ी बड़ी है इस लिहाज से कि इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो सबसे अहम बात है इस इवेंट की वो ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं वसीम, वो बैंटम वेट में अपने वर्ल्ड टाइटल का जो डिफेंस है वो करेंगे। एक कानून है वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का कि अगर कोई बॉक्सर इंटरनेशनल टाइटल की फाइट जीता है तो उसको अगले 6 महीने में उसको डिफेंड भी करना पड़ता है, फिर उसकी वो बेल्ट कंफर्म होती है। सो एक तो ये बहुत बड़ा इसका एक एस्पेक्ट है। उसके साथ साथ ये इवेंट जो है ना जी, इसके अंदर थोड़ा सा फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए फन एलिमेंट भी रखा गया है। जो ओपनिंग डे है 26 नवंबर इंशाल्लाह ताला, उसमें एक म्यूज़िकल प्रोग्राम भी है और उसमें जनरल पब्लिक को भी हम इनवाइट कर रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ हमने वहाँ बनाए हैं, हमारा जो जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गैरिसन में। तो हमने इसको सिर्फ एक बॉक्सिंग इवेंट से हट के बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए एक अट्रैक्शन भी बनाया है। एक ख़ास बात इस इवेंट की ये है कि इसमें तकरीबन दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स के बॉक्सर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, उसमें एशिया भी है, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका के बॉक्सर्स हैं। सो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल इवेंट। बॉक्सिंग के साथ साथ फैमिली फन भी है, म्यूजिकल प्रोग्राम भी है। ये तो बहुत ही जबरदस्त इवेंट तो लग रहा है, कोई मेला जारी रहेगा, मेला चल रहा है। तैयारियों के हवाले से आपने बता दिया है और इंटरनेशनल बॉक्सर्स के हवाले से भी बता दिया, तो अब तक कितने बॉक्सर्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं? बॉक्सर्स और उनकी जो टीम है उनकी अराइवल आज से स्टार्ट हो रही है जी। सिंस ये कोई 150-60 के करीब लोग हैं, क्योंकि जो बॉक्सर्स होते हैं उनके साथ उनका जो अलाइड स्टाफ है
वो भी हमारे लिए उतना ही अहम है। वो सारे फॉरेन नेशनल्स हैं, इवन जो हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर्स हैं उनकी भी जो कोचिंग स्टाफ है, जो उनकी टीम है, उनमें बेशतर लोग जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। सो वो आज से स्टार्ट हो रहा है जी, एंड इट विल कंटिन्यू टिल 26 इंशाल्लाह ताला। सो उनकी सिक्योरिटी के, उनके लॉजिस्टिक्स के इंतजामात, नो डाउट वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर मुल्क है, इन्हें किस दर्जे की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? देखें, इस इवेंट के जो हमारे चंद मकासद हैं उनमें से जो टॉप ऑफ द लाइन हमारा पर्पस है वो दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ एंड सिक्योर कंट्री फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंट्स। हम खेलों के मुकाबले के लिए भी सेफ हैं एंड प्रिपेयर्ड हैं, और इसके साथ साथ ये जितने भी लोग यहाँ आएंगे और पाकिस्तान में कुछ दिन रह के जाएंगे तो दे विल एक्ट एज एम्बेसडर्स ऑफ आवर कॉज। वो दुनिया को जाके बताएंगे कि हमने पाकिस्तान में जाके एक इवेंट खेला है और देयर इज़ नो सच इशू। और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट इमेज है एक मुल्क का, जब भी आपको इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करवाते हैं तो उससे एक आपका एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाता है। और आगे आने वाले वक्त में इस तरह के या इससे भी बड़े इवेंट्स के लिए जो है वो आपकी उसके रास्ते हमवार होते हैं। सो इंशाल्लाह ताला इस इवेंट के अख्ताम पे आई एम श्योर कि हमारे जो मकासद है ना सिर्फ इस खेल का फ़रोग बल्कि एक इंटरनेशनली पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कन्वे करना, इंशाल्लाह ताला विल बी एबल टू। अब सॉफ्ट इमेज की बात करें तो वाकई ज़बरदस्त होगा, हम देख भी रहे हैं और जिस तरह से सुन रहे हैं बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है और हमें भी ज्वाइन करना चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा कि कोयटा में पहला इवेंट हुआ और बड़ा कामयाब हुआ, तो आप समझते हैं कि आलमी सतह पर भी अब बॉक्सिंग के खेल को वो मकाम मिल रहा है? देखें, इंटरनेशनली तो बॉक्सिंग ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो इमर्जिंग हमारे गेम्स हैं जिसके अंदर मैं समझता हूँ यूथ जो है वो बहुत इन्वॉल्व है और बड़ी उसकी जिसे आप समझें कि हमारी यूथ फॉलो करना चाहती है जिन गेम्स को, उनमें से बॉक्सिंग एक है। हमने अभी लास्ट इवेंट में ये देखा कि कोयटा जैसी जगह पे जो लोगों का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज ओवरवेलमिंग। और लाहौर में तो ऑलरेडी हम जब भी यहाँ कोई इवेंट कराते हैं डोमेस्टिक लेवल का तो उस पर हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे, इवन बच्चियाँ, वो बहुत पार्टिसिपेट करती हैं, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अभी से जो इसकी जो फीडबैक सोशल मीडिया पे हमें मिल रही है या जो हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वो बहुत ही फोर्थ कमिंग है। और मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में वो स्पोर्ट्स जिनका पाकिस्तान में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बॉक्सिंग इज़ वन ऑफ दोस। ज़बरदस्त। खैज़र साहब, पाकिस्तान के मकामी बॉक्सर्स की अगर हम बात कर लें, नए टैलेंट को हम डिस्कस कर लें, अगर हम नाम लें अखलाक का, मुहिबुल्लाह का, आलमी सतह के मुकाबलों में इन्हें तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, आपकी जानिब से किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? देखें, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है पंजाब का, वो पाकिस्तान का वाहिद स्पोर्ट्स बोर्ड है जिसने 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फ़ंड क्रिएट किया हुआ है फॉर एथलीट्स। ये जो 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फ़ंड है, ये चीफ मिनिस्टर साहबा का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसके तहत हम जितने भी हमारे डिजर्विंग एथलीट्स होते हैं, हम उनको मंथली स्टाइपेंड देते हैं जो कि 70,000 से लेके 30,000 रुपए तक है। एज वी स्पीक 100 से ज़्यादा एथलीट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस पंजाब वो ये स्टाइपेंड ले रहे हैं और उसमें बॉक्सिंग के प्लेयर्स भी शामिल हैं। अभी नेशनल गेम्स अगले माह होने जा रही हैं, उसके लिए हम अपना कंटिजेंट तैयार कर रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग फैसिलिटी एट स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है, ना सिर्फ बॉक्सिंग बल्कि और भी जितने भी स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन्स हैं और उनके एथलीट्स हैं, उनकी वेलफेयर के लिए वी आर ऑलरेडी वर्किंग अ लॉट। मगर क्योंकि स्पोर्ट्स पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके डिविडेंड्स को 2, 3, 4 साल बाद आपको पता चलने शुरू होते हैं, बिकॉज प्लेयर की और खैज़र साहब, मतलब ये खेल भी बहुत महंगे हैं, इनका स्टाफ कितना चाहिए होता है और उसके अलावा इनकी डाइट का ख्याल कितना रखना पड़ता है, तो वो भी डेली की भी अगर देखें तो अच्छी खासी है। तो ये गवर्नमेंट के फंड से ही दे रहे हैं या आप फिर कोशिश करते हैं कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स को भी सामने लाया जाए और उन्हें इनके साथ कनेक्ट किया जाए ताकि ये अपनी ट्रेनिंग बेफिक्र होकर जारी रखें? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है जी। बहुत खुशी की बात है एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट इट कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्पोर्ट्स जो है वो उन सब के दिल के बहुत नज़दीक है। बिकॉज वी आर अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, स्पोर्ट्स लविंग नेशन। तो हर कोई जो भी इस्तेदाद रखता है वो स्पोर्ट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहता है, स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहता है। सो वी ऑल्सो गेट प्राइवेट स्पॉन्सर्स एज वेल। इवन इस जो हमारा इवेंट बॉक्सिंग का होने जा रहा है उसमें हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड एंड दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक दिस इवेंट सक्सेस स्टोरी। अच्छा खैज़र साहब, हम देख रहे हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप का यहाँ इनकाद हो रहा है। मुस्तकबिल में
क्या इंटरनेशनली इस इवेंट को अब मंसूबा बना लें कि सालाना बुनियादों पर ये इवेंट हुआ करे, ऐसा कोई प्लान? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी, क्योंकि ये सेकंड हमारी चैम्पियनशिप है। इसके बाद प्लान ये है कि ये हमारे जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल्स में भी हम इसको लेके जाएंगे। ये पेशावर में भी होगी, ये इंशाल्लाह ताला कराची में भी होगी। हम इसको इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी लेके जाएंगे। और ये जो अब एक सिलसिला शुरू हो गया है, इंशाल्लाह ताला इसके अंदर फर्दर एक्सपेंशन होगी और ये कंटिन्यू भी रहेगा जी इंशाल्लाह ताला। और सर इवेंट के हवाले से आपने बताया कि बच्चों के लिए भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होंगी, गेमिंग्स होंगी, क्या टिकट होगा या फ्री एंट्री है, फैमिलीज के लिए एंट्री है, ये भी जरा बता दें, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि तैयारी करनी है उन्होंने। जी, इसके अंदर जो टिकट्स हैं वो बिल्कुल उनको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो किसी के लिए भी हम उसको ये कि अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और एंट्री जो है वो नो डाउट है विद ऑन टिकट्स, मगर वो टिकट बिल्कुल अफोर्डेबल है। हमने ये सोचते हुए समझते हुए कि उसमें डिफरेंट किस्म के सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोगों ने उसको अटेंड करना है, सो वो किसी की जेब पे भी भारी नहीं होंगे। और जिसे वैल्यू फॉर मनी कहते हैं कि अगर आप उस पर पैसा खर्च करके वहाँ आएंगे तो इट विल बी वर्थ इट इंशाल्लाह। एंटरटेनमेंट भी बहुत होगी। तो कॉन्सर्ट में कौन कौन से फनकार देखें, इसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट इंशाल्लाह ताला जी आज ऑनवर्ड्स हमारी जो सिंगर्स और जो हमारा वहाँ पे जो भी लोग परफॉर्म करेंगे उसका डिसीजन फाइनलाइज हो जाएगा एंड वी विल रिवील दैट टू द जनरल पब्लिक। मगर वो हमारे टॉप नॉच सिंगर्स होंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें इंटरनेशनल रैपर्स भी होंगे, उसमें हमारे नेशनल जो ऐसे रिनाउंड लोग हैं कि जिनको लोग देखने और सुनने के लिए फॉर श्योर आना कुछ हद तक कर्टन रेजर जो है ना वो हम देख रहे हैं वो हो रहा है। अच्छा सर, तशहीर के हवाले से बताइएगा, मतलब आप बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, इस पर बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। हम शहर में भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर बिल बोर्ड्स हैं और चीज़ें लगी, प्रमोशन हो रही है। मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से आप इसकी तशहीर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी, पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ पे जो चाहता है वो शिरकत कर सके? देखें, हमने तो इसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिसाइज किया है। यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को हमने इंगेज किया है। और मेरा ख्याल ये है कि अब आपके पिछले सवाल का जवाब भी इसके अंदर आ जाएगा कि आसिम अजहर को सुनने के लिए जो है एवरीबॉडी वुड लाइक टू कम। इसी तरह नहीं जी, थोड़ा आइडिया मैंने आइमा बेग को सुनने के लिए मैं आप पीछे वो एलसीडी देखें उसमें सारा कुछ चल रहा है जी। तो मैं यही कहना चाहता था कि उसको सुनने के लिए जी लोग ऑलरेडी, और हमारे टिकट्स की जो सेल है दैट इज ऑलरेडी, हम अनकरीब उसको सोल्ड आउट का बोर्ड उस पर लगाने वाले। सो हमारे लिए तो है टिकट, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं जी। सो इंशाल्लाह जी हमारा ऑलरेडी द रिस्पॉन्स इज मतलब वंडरफुल। और मैं समझता हूँ कि ये नेशन जो है व्हेनेवर हम उनको इस तरह की कोई चीज़ ऑफर करते हैं सो दे आर ऑलवेज फोर्थ कमिंग। यूथ का रिस्पॉन्स मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। हमने यूनिवर्सिटीज़ को जब इंगेज किया और हमने उनको जाके बताया कि इवेंट होने वाला है, तो मैं ये आपको आप हैरान होंगे सुन के कि उन्होंने ऑलरेडी उस वेन्यू को जाके देखना शुरू कर दिया है। सो दे आर ऑलरेडी विजिटिंग, दे आर एक्साइटेड। और एक इस कौम की जो, जिसे आप कहना जी एनर्जी, वो नजर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस इवेंट। और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे इट विल बी मैसिव एंड इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट। और इतने जबरदस्त लोग उसके पीछे हैं जो कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो यकीनन बड़ा कामयाब इवेंट होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका खजर साहब। और यकीनन जो लाहौर के शहरी हैं, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पाकिस्तान के हर कोने से जो भी शिरकत करना चाहे कर सकता है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि सोल्ड आउट का बोर्ड लगने वाला है। और लाहौरियों की बात करें तो सिर्फ खाने की तफरीह थी उनके पास, हम कहते थे और भी तफरीह होनी चाहिए। कल हम कह रहे थे इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट हुआ है, लाहौर में भी होना चाहिए, तो लकीली खिजर साहब ने हमारी बात सुन ली है। तो अब बाकायदा कॉन्सर्ट भी होने वाला है और फिर तो अपने टिकट्स खरीद लें। यही मैं कहने वाला था कि फिर हम भी शिरकत करेंगे उसमें। तो एक अच्छी तफरीह है जनाब, आप जाइए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। नानी दादी के पास छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज वहां पे प्लान की गई हैं। तो अभी जनाब ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में जी एज यूजुअल खूबसूरती की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू मेरे बारे में बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग दे दें अब, इसके बाद क्या बात रहेगी? आप में चेंजेस करके शायद आपको खूबसूरत बनाया जा सकता है। कोई ऐसी मतलब खूबसूरती वैसे आ सकती है, बड़ा बड़ा कुछ हो सकता है। आप खूबसूरत लगने के लिए, फ्रेश नजर आने के लिए आजकल खुद एतमाद जो होती है ना इंसान में, खुद एतमादी कैसे महसूस हो, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स भी लोग लगाते हैं और सेल्फीज़ का दौर है। और इस सारे दौर में हमने एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पे तो बहुत ज़्यादा बात की है। आज हम सर्जरी पर बात करेंगे कि मर्द और ख़वातीन प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाते हैं,
क्या इसका रुझान बढ़ता जा रहा है? कॉस्मेटिक और ट्रीटमेंट्स भी हैं क्यों बहुत सारे ज़्यादा? मार्केट में Yes. और इनका रुझान जो है वो बहुत तेजी से जो है बढ़ते रहा जा रहा है। सबसे मसला बड़ा ये है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि कॉस्मेटिक सर्जरीज कितनी फ़ायदेमंद हैं, कितनी नुकसान देती हैं। प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में फ़र्क क्या होता है और कौन सा प्रोसीजर आपके लिए सूटेबल है, कब करवाना चाहिए, और सबसे बढ़कर कि क्या हर चीज़ का हल सर्जरी ही है? क्या जो लाइन, चेहरे की शेप या फिर आप फेशियल कंटूरिंग कह लें, वाकई ये बगैर सर्जरी भी दुरुस्त हो सकती है या नहीं? सवालात बहुत सारे हैं और इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज कॉस्मेटिक सर्जन स्टूडियो में डॉक्टर सलमा बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Thank you. सबसे पहले तो ये बताएं कि बहुत ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं कॉमन हो चुका है, प्लास्टिक सर्जरी हो, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हो, इनका रुझान इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है और आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स क्यों करवा रहे हैं? इसमें यही है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया से लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोगों में तेज़ी से इसका रुझान पड़ रहा है, सही। तो लोग अपने आप को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, नेचुरल रिजल्ट्स अचीव करने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। या सलमा, ये वजह तो नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा हाइड्रा करवा के भी, सेशन लेके भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो वो कहते हैं कि एक ही बार कुछ ऐसा करवाया जाए जो देर पाओ? नहीं, वो लोगों की पर्सनल चॉइस है और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। हर पेशेंट की, हर बंदे की डिमांड डिफरेंट है। आप किसको, लोग तो बहुत सारी चीज़ें लेकर, सवालात लेकर आते होंगे, मसले लेकर आते होंगे, आपको दुख दर्द बयान करते होंगे, आप काउंसलिंग करती होंगी, ट्रीटमेंट भी करती होंगी। किस तरह से आप ये फैसला करती हैं, बताती हैं कि आपके लिए कौन सी जो सर्जरी है या ट्रीटमेंट है वो सूट है? जैसे ही कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उसकी डिमांड पूछते हैं कि वो क्या चाहता है, फिर उसकी सेफ्टी, उसकी मेच्योरिटी, उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए उसको हम बताते हैं कि क्या अचीव किया जा सकता है और क्या बेटर रहेगा। सही। अच्छा, मर्दों में ये ज़्यादा रुझान है या ख़वातीन शौक रखती है इस चीज़ का ज़्यादा? अच्छा, ये दोनों में इक्वली समझें। सही। फीमेल्स में ज़्यादा फेस और ब्रेस्ट सर्जरीज का रुझान है, मेल्स में अगेन चेस्ट, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया जो मेल्स में चेस्ट बढ़ जाती है, और हेयर ट्रांसप्लांट, इन चीज़ों का रुझान ज़्यादा है। तो इक्वली है दोनों में, आप कंपेयर नहीं कर इक्वली आप कह रही हो, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, सकते। थोड़ा सा Males तो भी फर्क आजकल रखें। पीछे नहीं है। पीछे नहीं है, हाँ Males जी। भी आजकल पीछे नहीं है, इतने आप नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा, चलिए हमें ये बता दें कि कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मकबूल हैं, ट्रेंडिंग में हैं, क्योंकि एक टाइम पे जिस तरह से हम पहले भी हाइड्रा की बात कर रहे थे कि उसका सुना था कि बहुत ज़्यादा उसकी हाइप थी, जिस तरह की इसी वक्त में MBA की हुआ करती थी। तो आजकल कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है? इसमें अगेन नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में हाइड्रा फेशियल और बोटॉक्स, फिलर्स, और सर्जिकल में फेशियल रीशेपिंग के लिए जो आपकी राइनोप्लास्टी, नोज की सर्जरी, जी। और ये तमाम चीज़ें जो है वो कॉमन है। सही। और ये जो इनका रुझान तेजी से बढ़ रहा है। जॉ लाइन शार्प करने का भी बहुत है और चिन का भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये जो आई लिफ्ट करवाना होता है ये भी इसी प्रोसीजर में आता है? बिल्कुल इसी में आता है। सही। बिल्कुल। अच्छा, और सर्जरीज में मतलब आप क्या करते हैं? तो कट वट लगाते हैं, कोई इंजेक्शन लगा के किसी चीज़ को आपने इन्हेंस करना है, वो करते हैं, क्या करते हैं क्या? बिल्कुल, सर्जरी में इसी तरह है जैसे आप कह रहे हैं कि कट लगा के, लेकिन वो इस तरह के हिडन एरियाज पे कट लगाए जाते हैं कि आपके निशान वाज़िया नहीं होते। ओके, और पेनफुल तो ऑब्वियसली फिर होता ही होगा। नहीं, पेशेंट को अकॉर्डिंगली जो है वो एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको नम किया जाता है या सिडेट करके सुला दिया जाता है। तो वो इस तरह से नहीं होता कि पेन भी हो रही हो पेशेंट को, पेशेंट कॉस्मेटिक वैसे प्रोसीजर, तो आपका- तभी तो पेशेंट इतने हैप्पी जाते हैं। आपका प्रोफेशन है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। यस, डेफिनेट। हर सर्जरी के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन वो पहले ही पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी में नहीं होती, बहुत लेस चांसेस होते हैं। पेशेंट की आपको मेडिकल रिपोर्ट भी मांगते हैं कि किसी को कुछ है तो हमने इसका सर्जरी नहीं करनी, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये बता दिया जाता है? बिल्कुल, पेशेंट की प्रीवियस मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें पेशेंट की फिटनेस चेक की जाती है, क्या पेशेंट फिट है, और स्पेशली आजकल तो हर सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के टेस्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे पेशेंट कहे कि उसको नहीं है, लेकिन हमने कंफर्म करना है, क्योंकि एक पेशेंट के बाद अगला पेशेंट करना है, तो ये बहुत मैंडेटरी। अच्छा, मेरी टीम की तरफ से भी अब डिमांड आ चुकी है, वो डिम्पल के बारे में पूछ रहे हैं कि जी डिम्पल का प्रोसीजर क्या होता है, लोग बनवाना चाहते हैं तो फेक डिम्पल्स भी बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फेक डिम्पल बनते हैं, और इसमें कोई हार्डली 30 to 35 मिनट का प्रोसीजर होता है। आप आते हैं, चीक वाला एरिया नम किया जाता है, और मुंह के अंदर से डिम्पल बनाया जाता है, सो दैट बाहर पे कोई निशान ना आए चेहरे पे। तो किसी ने बनवाना हो तो मोस्ट वेलकम। जिनका डिम्पल है वो क्यों शो करते हैं? देखते हैं कि किसी के एक साइड पे बेचारे का डिम्पल है और वो उसी साइड से तस्वीरें ले रहा होता है, जिनके हैं वो समझ सकते हैं।
और वो जब भी उन्हें कहा जाए कोई भी काम हो तो वो यूं करके तो भाई करता है। मैंने हथौड़ी से थोड़ी बनवाया, मुंह पे बना है, नजर आएगा जब स्माइल। आपको मेंशन किसने किया? आप हम इंटरेस्ट patients की बात मेरी कर पूरी रहे हैं, टीम और clients ये की बात सब कर रहे मिलकर हैं। बस मेरे बारे में आज बात कर रहे हैं, एक डिंपल का जिक्र हो तो जाए। दूसरी आप साइड पे बनवाना किस तरह नमूदार हो Yes, सकता आप है? बनवाना चाहते मेरी हैं? साइड पे नहीं, देख मैं नहीं लो। बनवाना चाहता, मैं बन भी गया तो दाढ़ी में छुप जाएगा। मैं गलत जगह इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। नहीं, आप हानिया आप आबे की बताएं। तरह थोड़ा शार्प वाला बनवाए ना। बताएं दूसरी जगह भी अगर उन्होंने बनवाना हो तो वो बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। नहीं, एक ही अपॉइंटमेंट बहुत फिक्स है। करवा दें आप? एक ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, एक ही लेकिन यस, इसमें ये चीज़ होती है कि अक्सर लोग कॉन्शियस होते हैं कि मेरी एक लेफ्ट साइड अच्छी है या राइट साइड अच्छी है, तो वो कैमरा कॉन्शियस भी होते हैं कि यहाँ से मैं फोटोजेनिक लगता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है या खुद को ही फील हो रहा होता है? नहीं, ये होता है, अच्छा। डिफरेंस होता है। यस, खुद को ज़्यादा फील होता है। कोई भी सामने से लाइक मैं बैठी हूँ, मैं आपको देख के मैं नहीं गेस कर सकूंगी कि कोई डिफरेंस, जी। लेकिन आपके माइंड में होगा कि मेरी ये वाली साइड ज़्यादा Side फोटोजेनिक है। ज़्यादा, मैं कोई भी पिक्चर आप लेंगे आप उसको प्रेफर करेंगी, तो हर किसी को होता है, मेरा खुद है। अच्छा सलमा, हमें ये भी बताइएगा कि कुछ लोग जो है वो कोई तिल होता है, मोल होता है, उसको हटवाना चाह रहे होते हैं। अच्छा, कुछ बनवाना चाह रहे होते हैं होंठ के करीब या कहीं भी। नीलम मुनीर को देख रहे, ट्रेंड सेट हुआ है, तो वो भी मुमकिन है? बिल्कुल, दोनों चीज़ें मुमकिन है। कोई चीज जिसका नाम मुमकिन हो। नहीं, ये हाँ, शायरों का भी कसूर है ना, जिन्होंने इतनी पोइट्रीज की हुई हैं हाँ, तिलों के तिलों। बारे में, तेरी मुखड़े पे काला काला तिल। इस वजह देखो, से लाहौरियों को तिलों से तो तिलों वाला कुलचा ही आता है। अब लाहौर में बैठ के बात कर रहे हो। उज़ैर आज फुल एनर्जेटिक, लेट आए हैं लेकिन अपनी एनर्जी पूरी आप refill कर- एस्टैब्लिश कर ले, मैं लेट आया हूँ, मजा पता है उनको, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, हम स्किन की ही बात करें, अब इतने सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। ये जो ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग कॉन्शियस तब होते हैं जब एज बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम यंग रहें, तो उन लोगों में ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। बिल्कुल, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की बहुत डिमांड है। और अगेन जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता है कि सोल्यूशन मौजूद है, तो लोग उसको ऑप्ट अच्छा, करते लोग हैं। सर्जरीज पर सर्जरीज करवाते हैं, ये कितनी हार्मफुल है? क्योंकि एक सर्जरी हो गई, दूसरी हो गई, कितनी आप देर तक एक स्किन पर सर्जरीज या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं? नहीं, वो आपके अगेन उस पर प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट ने पहले एक फेस पे कोई सर्जरी हुई हुई है, तो उसको डॉक्टर को बताना होगा कि ये पहले से हुआ है, ताकि सही। उसके माइंड में प्लस माइनस हो कि मैंने किस प्लेन में जाना है और किस Okay. तरह से प्रोसीड करना है। तो ये अच्छा, आपकी हिस्ट्री में सारा डिटेल एज तो ज्यादा होती है, हम देखते हैं यंगस्टर में जो बड़ा कॉमन है, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके यहाँ माथे पे कुछ शिकने पड़ जाते जी हैं, बिल्कुल, तो वो भी ठीक हो जाती हैं, उसके लिए भी लोग आते हैं। सब ठीक हो जाए। बिल्कुल आते हैं, उसके लिए बोटॉक्स करते हैं हम। अच्छा, तो फिर वो लाइंस खत्म हो जाती हैं। जितना मर्जी गुस्सा कर ले, माथे पे शिकने नहीं आएंगी फिर 6 वाह, महीने। वाह, वाह, वाह। वाह। और ये लॉन्ग टर्म होता है या आपको दोबारा से 6 करवाना पड़ता मंथ्स का इसका टाइम होता है, तो 6 मंथ्स के बाद आपको बोटॉक्स रिपीट है? करना यानी कि 6 महीने बाद आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप ट्रीटमेंट। तो 6 महीने के लिए कम से कम चली 6 जाती महीने है। के लिए मतलब ये फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ भी देखे हैं, इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो उनकी सर्जरीज बड़ी नाकाम भी रही हैं और बड़े बड़े डिजास्टर हुए। ऐसा भी होता है कि फेस चेंज करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये आपकी कोई क्लाइंट पूछना चाह रही है शोबिज़ से? ये बिल्कुल ऐसे होता है, और उसमें अगेन कि आप गए किसके पास है, सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास गए हैं या आप किसी फेक डॉक्टर के हाथ लगे हैं, उसमें बहुत बहुत इस पे डिपेंड करता है। बिकॉज जो ट्रेन डॉक्टर होगा वो पहले से प्रोज कॉन्स बताएगा, ठीक। और उसमें मेजर कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क इतने नहीं होते। रिस्क नहीं। अच्छा डॉक्टर सलमा, ये बताइएगा कि आजकल के अगर हम देखें जो हमारा लाइफस्टाइल है, किस एज के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल? अच्छा, एज की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। जो कॉस्मेटिक सर्जरीज के प्रोसीजर्स हैं वो 18 प्लस में हम कर सकते हैं प्रोसीड, ओके, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स आते हैं अब 18-19 ईयर्स की एज में आएंगे तो नोज की शेप पहले से पैदाइशी ही ठीक नहीं है, जी। ठीक है ना। और फेशियल एजिंग वाले पेशेंट आएंगे 35-40 ईयर्स के बाद कि चेहरा ढलक गया है तो जवान होने, इसलिए एज की कोई लिमिटेशन है। यूजुअली 18 प्लस पे सही। कॉस्मेटिक सर्जरीज हम कर अच्छा, सकते हम हैं। देखते हैं कि यंग बच्चियां भी जो बहुत ठीक ठाक भी हैं, अच्छा दिखती हैं, अच्छा नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये जो ट्रेंड्स इतने ज़्यादा आम हो चुके हैं, इनकी वजह से बस वो ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में पेरेंट्स भी कहते हैं, पेरेंट्स भी ले आते हैं बच्चियों को, तो आप रिकमेंड फिर उनको करती हैं या फिर कहती हैं कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है? नहीं, उसमें हम असेस करके ये देखते हैं कि उनकी डिमांड वैलिड है, एज क्या है और मेच्योरिटी लेवल क्या है, सही। उसके अकॉर्डिंग फिर गाइड किया जाता है कि अभी आपको प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। और ये जो होंठों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है, इसके लिए क्या फिलर्स हैं, इंजेक्शंस हैं, या और भी कोई ट्रीटमेंट है जो हमें अभी तक नहीं पता?
बिल्कुल फिलर्स हैं, फिलर्स इंजेक्शन की ही फॉर्म में आते हैं और इसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं जिसमें सही। लिप जो है वो लिफ्ट किया जाता है और लिप रिडक्शन की जाती है। तो लिप्स को पिंक किया जाता है। बिल्कुल टैटूइंग और करके लिप्स को पिंक किया जाता है, सेमी परमानेंट मेकअप काइंड ऑफ। अच्छा, मर्दों के लिए वैसे ज़्यादा टेंशन वाली बात है कि ख़वातीन अब परमानेंट मेकअप भी करवा रही हैं, मतलब मेकअप भी पूरा परमानेंट हो जाता है, ब्लश ऑन जिस तरह से आपने कर लिया, हर चीज़ ऐसे A to Z आप चेंज कर सकते हैं अपने फेस की। ऐसे ही है। मैं तो इस वक्त शॉक में, मतलब मैं लड़कियों की मुझे इतना आइडिया नहीं था, और ये कितना बड़ा धोखा भी है वैसे, आपको नहीं लगता ये हम वैसे खैर जो भी है बहुत ज़बरदस्त। अगर इस तरह की किसी को तो वैसे ज़रूरत हो, किसी को अगर Yes. एतमाद मिल रहा है इस चीज से और ये सेफ आपका है, क्या वो जा रहा किसी- है ये कहने लगे आप? हाँ, प्रोफेशनल से करवा रहा है तो फिर ठीक है। देखिए ना, Yes. आपका जब आप स्मार्ट लग रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा आपके वक्त का। और नाज़रीन, लेकिन उज़ैर बहुत सारे खूबसूरत लोग जब करवाते हैं ना, वो समझ नहीं आता कि क्यों। यस, वो बेजाय गैर जरूरी है। डॉक्टर सलमा भी बता रही हैं, उन जैसे और भी उन जो trends को प्रोफेशनल्स follow ना करें, हैं yes. वो रेकमेंड नहीं करते। वो कहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है, आप बिला वजह और छेड़छाड़ अगर आपका करें। नेचुरल डिम्पल है तो रहने दें। इसी के आप साथ ही सब ब्रेक मुझे शामिल tease कर रहे करते थे हैं। आप ना, हेडलाइंस मुलाहिजा करें और हेडलाइंस के उस पार हम दोबारा जनाब आपको मिलेंगे। देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे ख़वातीन के विरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के हवाले से। अदालती फैसले में वाज़े किया गया है कि विरासत का हक खुदाई हुक्म है और ख़वातीन को इस हक से महरूम करना आइन और इस्लाम दोनों की सरीहन मुखालिफत है। फैसले में कहा गया है कि जायदाद की मिल्कियत मालिक की वफ़ात के फ़ौरन बाद वर्सा को मुंतकिल हो जाती है और रियासत की जिम्मेदारी है कि ख़वातीन को बिला ताख़ीर, बग़ैर खौफ और गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाई के उनका हक़ विरासत दिलाया जाए। अदालत ने विरासत में रुकावट डालने वालों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराने की हिदायत की और कहा कि मामूली नौयत की अपील पर इसरार अदालती अमल का नाजायज़ इस्तेमाल है जिसकी हौसला शिकनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इसके फैसले को खवातीन के हक के विरासत के तहफ़्फ़ुज़ में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन के विरासत से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है, आप इस फैसले को कैसे देखती हैं और ये फैसला खवातीन की विरासत से मुतालिक कितना अहमियत का हामिल है, कितने मसाइल ये हल करें? वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत अच्छा 7 सफ़ों पे ये अतर मिनल्लाह जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये लिखा है। वन ऑफ हिज लास्ट जजमेंट्स बिफोर ही रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। बहुत अच्छी है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास आइन में है, आर्टिकल 23 कहता है हमारे पास वी आर सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो अपना शरिया लॉ है, जो हमारा मुस्लिम लॉ है, वो भी यही बात करता है। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में, और ऐसी सॉलिड जजमेंट्स जब नहीं होती और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आगे जो नेक्स्ट हर्डल है वो नहीं होती, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास कानून नहीं है। सो यस, ये बहुत अच्छी जजमेंट है। इस जजमेंट में ये ख़ास बात है कि इन्होंने जो स्टेट है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसको कहा है कि प्लीज़ जो औरतों के इनहेरिटेंस के जो मामलात हैं और जिस तरीके से अदालतों में जो है साल लग जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उसके बाद फिर जाके कोई डिसीजन आती है, उसके ऊपर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। और हमें चाहिए एज ए स्टेट और एज अदर स्टेट फंक्शनरीज एज वेल कि हम इस पे काम करें और ये चीज़ फ़ौरन जैसे ही किसी का इंतकाल होता है और जैसे ही जायदाद तकसीम होती है तभी औरतों और बहनों को देना चाहिए, बेटियों को, रादर देन कि आप लिटिगेशन पे चले जाएं और सालों साल बाद, सदियों साल बाद आपको इस टाइप की जजमेंट मिले और फिर आपको आपका हक मिले। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अमरीन साहिबा। जैसे आप भी बता रही हैं कि रियासत पर जोर दिया गया है, तो रियासत की जिम्मेदारियां क्या हैं और क्या रियासत वाकई इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी और इस फैसले पर अमल दरामद होगा? देखिए, मैंने पहली बात जो की थी वो यही थी कि हमारा आइन कहता है, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली इनहेरिटेंस की बात करता है, औरतों के राइट्स की बात करता है हमारा कानून, उनके हक की बात करता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास एक्ट्स हैं, हमारे पास
बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, वुमेन के ऊपर एक्ट्स है, मगर इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत या रियासत जहाँ पे आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन इन व्यू ऑफ जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो जजेस उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन और अपनी उस पर तफसीर कह सकते हैं या जो भी आप इसको अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें। सो ये चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप तहसील LDA कोई भी आपकी जो कानूनी ज़मीन की जो डिपार्टमेंट्स है उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ताकि फ़ौरन इनहेरिटेंस जो है डेथ ऑफ समबडी उस पर डेवलप करती है, आपका शरिया लॉ कहता है, वैसा एक सिस्टम बनाएं कि आपको अदालत ना जाना पड़े, आपको यहाँ कुछ ऐसे कोर्ट्स या ऑम्बड्समैन पर्सन इस टाइप के बना दें कि जहाँ पे आपको फ़ौरन इस पे आपका राइट मिल जाए और सालों साल ना हो। ये स्टेट का काम है। बिल्कुल, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर साहिबा, अगर किसी जायदाद पर विरासत के अमल में रुकावट पैदा की जाए तो कानून के मुताबिक जिम्मेदारी किस पर आयद होती? देखिए, कानून के मुताबिक जहाँ पे एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट है हमारा, वहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे अगर इस तरीके से इनहेरिटेंस ले ली जाए और ना दी जाए तो आपके पास 5 से 10 साल कैद भी नज़र आ रही है और आपको फाइन भी नज़र आ रहा है। सो ये तो कानून ऑलरेडी मौजूद है, सो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बट हमारे पास और चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये इस केस में बड़ी जो चीज़ हाईलाइट भी की है वो ये भी है कि ये एक डिवाइन राइट है कि अल्लाह की तरफ से जब आपके पास ये जब अल्लाह ने कह दिया है और आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे तो फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली अदालतें, पुलिस और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं, और हम जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग भी अभी इस लॉ को, इस राइट के बारे में बात कर रहे हैं और आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी अगर हम इस पे बात करेंगे और इस चीज़ को रेज करेंगे और रेड फ्लैग्स अगर हमें नज़र आ रहा है कि किसी बहन या बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और अगर आप उसकी सपोर्ट करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, हर चीज़ स्टेट नहीं कर सकती, हर औरत के पास जिसके पास इस वक्त उसको हक नहीं मिल रहा उसके पास हुकूमत तो नहीं जा सकती, आप लोग जा सकते हैं और आपके पास ये मीडियम है कि आप अवेयरनेस दें ताकि लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी हो सकें। यकीनन लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी हो सकें, और प्रोग्राम में इस तरह के मौजूद शामिल करने का हमारा मकसद भी ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस फैलाई जा सके। और ये सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है कि ख़वातीन को उनकी विरासत में हक ही नहीं मिलता। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अदालत ने तो हक दे दिया, हिदायत भी जारी कर दी हैं, तो क्या ये तमाम सूबों और ज़िले अदालतों पर भी लागू होगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से फैसला आया है। इसका यही मतलब है कि जितने भी बाकी प्रोविंसेस हैं उनके जो जजेस वगैरह हैं इसको एज अ प्रेसिडेंस देखेंगे। और ये पहली ऐसी जजमेंट नहीं आई, अगर आप कुछ सालों पहले जाएं तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी इस टाइप की जजमेंट दी थी जहाँ पे उसका इंतकाल हो गया था और उसके बाद फिर उसकी जायदाद का फाइनली फैसला आया था। सो समथिंग ऑन दिस लाइन्स होता है। उससे पहले ह्यूमन राइट्स का जो आपकी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक हेल्पलाइन की थी इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर। सो ये काम होता तो आ रहा है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो वास्ट है, जो नेशन वाइड है, वो लाइक आई सेड कि हर डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर इस्तेमाल, हर जज की किसी भी सूबे में, बलूचिस्तान में सबसे कम की भी, पुलिस की भी। अमरीन साहिबा, ये बताइएगा कि विरासत से मुतालिक अगर हम देखें तो क्या ये फैसला पीस ऑफ लैंड से मुतालिक है, जायदाद की मिल्कियत हो सकती है, या ये फिर कोई गाड़ी है, कोई शेयर्स हैं, कोई स्टॉक्स हैं, उन पे भी लागू हो सकती? देखें, इनहेरिटेंस का मतलब दो किस्म का है। एक आपका आपकी जो लैंड है वो होगा, और एक होता है आपका टैंजिबल नॉन टैंजिबल जो होता है, जो एक मनी है, पैसा हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, प्राइस बॉन्ड हो सकते हैं, बैंक अकाउंट में लाइक आई सेड जो हर एक चीज़ पे एक पोजीशन के ऊपर आपका एक एक हिस्सा होता है ना। इट शुड बी डिवाइडेड एज पर
जो अल्लाह ने जिस जो हुक्म के मुताबिक जो शरिया लॉ है उसके मुताबिक जो आपका हिस्सा बनता है आपको उसका हक है। और ये जो हमारे सोसाइटी में जो है कि भाई है और बड़े हैं और बाप की जगह ले ली भाई ने, और भाई ने हमें स्कूल में पढ़ा दिया और भाई ने शादियां कर दी, और ये आई वांट टू हाईलाइट कि जी शादियां कर लेते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी शादी पे इस्तेमाल हो गया तुम्हारा हक। प्लीज ये ना कीजिए। बच्चों को प्लॉट ले दें, उनको एक कोई अपार्टमेंट उनकी मलकियत में दे दें, उनको ये ना कहें कि जी आपकी शादी पे लग गया। सो ये जो कल्चरल और जो सोसाइटल प्रेशर है हमारा कि इसने अपने भाई से क्यों पूछ लिया, बड़े भाई से पूछ लिया, छोटे भाई से पूछ लिया, ये हमें चेंज करना है इस सोसाइटी में। ये कानून में नहीं है कि ये आप इस तरीके से बात करें या आप इस तरीके से रहें, मगर हमें लगता है इस सोसाइटी में कि औरत वही अच्छी है या बच्ची वही अच्छी है जो बड़े भाई से पूछे ना। बिल्कुल दुरुस्त या फरमाया एक अमरीन दफा साहिबा उसकी आपने कि शादी- हमें ये चेंज करना है। और हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं, 4 भाई एक घर में रह रहे हैं और बहन को लावारिस छोड़ दिया है, विरासत से महरूम कर दी है और उनको उनका हक ही नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी देख रही होंगी यकीनन जिनको उनकी विरासत में हक नहीं मिलता और वो अदालत जाने से भी हिचकिचाती हैं, उनको डर भी लगता है। तो पहला स्टेप उन ख़वातीन का क्या होना चाहिए? देखिए, पहला स्टेप उन ख़वातीन का करेज होनी चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है। कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कानून आपके साथ खड़ा है। कितना बुरा हो, आपको कितनी भी इंप्रेशन बुरी हो अदालतों के बारे में मगर ये चीज़ समझ लीजिए कि कानून मौजूद है और कानून जो है वो आपके हक में है, इस्तेमाल उसका कीजिए। दूसरी बात मैं मवालिदैन को कहूँगी कि अपने बेटे और बेटियों को अपना ज़रूर अभी से, जब वो छोटी होती है, उनको अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्लीज अभी से आप ट्रेन करेंगे और उनको पता होगा कि मैं ये सिर्फ भाइयों के खिलाफ में, वैसे हस्बैंड वो बेचारी बेवा हो जाती है, उनके घर से उनको निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको कोई हिस्सा ही नहीं मिलता। सो ये सारी चीज़ें जो है वो वुमेन इनहेरिटेंस के ऊपर आती है। तो आपको चाहिए कि आपको कलेक्टिवली सब भाइयों को चाहिए, फादर्स को चाहिए, माओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को इस तरीके से ऐसी परवरिश करें कि उनको बिल्कुल ये हेसिटेंस ना हो अपने हक के लिए खड़े होने के लिए। अच्छा अमरीन साहिबा, आपने बताया कि कवानीन ऑलरेडी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला आता है। आप एक सजेशन तो आपकी ये भी है कि कोई जिस तरह मोतसिब की अदालतें हैं कुछ इस तरह से होनी चाहिए जहाँ पर ये सुनवाई हो सके इन खवातीन की। इसके अलावा पुलिस को किस तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत है? लैंड से मुतल्लिका, रेवेन्यू से मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें किस तरह के कोर्सेज या वर्कशॉप्स करवाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें भी मुकम्मल तौर पर आगाही हो और वो भी इस तरह के केसेस को जल्दी सुने और जल्दी फैसला करें इसमें? देखिए, ये एज सच ये पुलिस का काम नहीं बनता, मगर हाँ अगर कोई जैसे कि ये क्रिमिनल बन जाता है अंडर वुमेन प्रोटेक्शन जो लॉज हैं उसके अंडर, जब ये क्रिमिनल बनता है तो फिर आप ये औरतों को जब आती हैं वो आपके पास और बताती हैं कि भाई घर से निकाल दिया, या ये बता देती हैं कि भाई आए हैं, भाभी ने घर से निकाल दिया, जो भी इंस्टेंस है। तो अगर आप लिटरली आप अपने पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वो आपको से FIR आपकी नहीं कटेगी, बिकॉज ये फैमिली मैटर है। ये सारी जो है इसमें नज़र आ रहा है कि लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। एक तो औरतों को इंडक्ट करने की काफ़ी हद तक हो गई हैं, मगर आई वांट कि ज़्यादा औरतें जो हैं वो इंडक्ट की जाएं पुलिस डिपार्टमेंट में। और उसके अलावा ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये फैमिली मैटर है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि FIR नहीं कटती, बात नहीं हो सकती जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए कि आपको मार पीट के घर से फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिए, वो चाहे आपके शोहर हों या आपके भाई हों। तो उसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग के लॉ क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और इस टाइप के जब केसेस आते हैं तो आपके पास वनरेबल लोग आते हैं, औरतें जब इस तरफ आती हैं वो ऑलरेडी हेसिटेट होती हैं, तो उस वक्त आपका क्या डिमीनर होना चाहिए, किस तरीके से आपने स्पीडी करना है अपने सिस्टम को, किस तरीके से आपने उनको प्रोफेशनली उनके साथ बात करनी है। ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत काम होने की ज़रूरत है। एंड आई रियली होप कि जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं वो इसके ऊपर काम करें ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो और हमें फिर 5 साल एक और ऐसी जजमेंट का वेट ना करना पड़े कि हम
अप्रिशिएट तो करते हैं, मगर हमें पता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक और ही स्टोरी है इसके टास्क ऊपर। होता है। यकीनन फैसला तो आ गया, अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा आपका। और ख़वातीन को आज भी, आज के दौर में भी उनको उनकी विरासत में हक़ नहीं मिलता है। अगर भाई रह रहे हैं घर में तो वो अपनी बहन को घर से निकाल देते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो लावारिस घूम रही होती हैं, रेंटों पे रह रही होती हैं, लेकिन उनको उनका ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिया जाता। तो ये हमारे मुआशरे को भी सीखने की ज़रूरत है, इदारों को भी सीखने की ज़रूरत है। फैसला तो आ गया है, लेकिन समाजी तौर पर हम देखें तो हमें भी इस पे माजरत के साथ कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जो यहाँ पे कोट करना ज़रूरी है कि वैसे भाई हैं या वालिद हैं या जो भी उसके बाद हैं, वो बड़े दीनदार हैं और हर तरह से जनाब दीन को फॉलो करते हैं, लेकिन इस मामले पे जनाब माजरत के साथ कुछ और ही वो प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर रहे होते हैं। तो ये नाकाबिले कबूल है, और जो भी दीन ने हिस्सा तय किया विरासत में खातून का, वो हर हाल में देना चाहिए, और बगैर ले तो लाल के और किसी भी उज़र के कि हमने शादी पे दिया या फला मौके पे दिया या तुम्हारी एजुकेशन पे लगाया, ये भी काबिले कबूल नहीं है, और अदालती फैसला भी इस पर सबसे बढ़ के भी वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बेटों बेटियों को ये ट्रेनिंग दे, तरबियत दें, उनको उनके हुकूक बताएं। ख़वातीन को अपने लिए स्टैंड भी लेना आना चाहिए। पहला तो स्टेप यही है, जैसे कि उन्होंने भी कहा, स्टैंड लेती हैं तो वो कहते हैं कि तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए मर गए, कोई इस तरह की भी फिर बातें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है। तो वी होप वी विश के जी इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो और कोई रास्ता निकले। आगे बढ़ते हैं और एक जिक्र कर लेते हैं जी फिल्म का, और वो है नीलोफर। शोबिस के मकबूल अदाकार फवाद खान और माहिरा खान एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर जलवागर होने जा रहे हैं। 4 बरस की ताखीर के बाद इनकी फिल्म नीलोफर का ट्रेलर जारी कर दिया। अमार रसूल की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म 28 नवंबर 2025 को मुल्क भर में रिलीज की जाएगी। फवाद और मायरा के अलावा फिल्म की कास्ट में अगर हम बात करें तो मदीहा इमाम हैं, सरवत खिलानी हैं, अतीका ओडो हैं, बहरोज सब्सवारी और फैसल कुरैशी समेत दीगर बड़े फनकार भी शामिल हैं। एक और बड़ी दिलचस्प खबर है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान से। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो आए दिन नित नए रोबोट्स, AI सिस्टम्स, मशीन सामने आ रही होती हैं। कभी कोई रोबोट डांस करता नजर आता है, कभी जिम्नास्टिक्स कर रहा होता है, और कभी इंसानों जैसा चलने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ये हाईटेक मुशाहरे ऐसे झटके भी दे देते हैं और देखने वाले हैरान भी रह जाते हैं। आज हम भी एक ऐसे वाक़े की बात करने जा रहे हैं जिसमें रूस का बड़े दावों वाला रोबोट पहले ही मुशाहरे में मुंह के बल जा गिरा। जी बिल्कुल, मॉस्को टेक फोरम में रूस ने अपने नए इंसानुमा रोबोट आइडल को बड़ी धूमधाम से पेश किया। दावा किया गया कि अपनी नौइयत का पहला मुकम्मल मसनूई ज़हानत से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट है, और स्टेज पर रॉक म्यूज़िक चल ही रहा था कि कैमरा भी तैयार हो गया और टीम जी 2 अफराद के साथ रोबोट को बड़े फ़ख्र के साथ सामने लेकर आती है। लेकिन जैसे ही आइडल अपने जो दायां हाथ है उसको लहराने की कोशिश करता है तो रोबोट जो है वो लड़खड़ा जाता है और सबके सामने चेहरे के बल ज़मीन पर जा गिरता है, और एक लम्हे में जो संजीदा मुजाहरा जो दिखा रहे होते हैं सब मज़ाहिया हो जाता है, मंजर ही बदल जाता है और सब हंसना शुरू हो जाते हैं। रोबोट को फ़ौरन चादर डालकर छुपा देते हैं, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया आपको पता ही है आज का दौर है, कुछ ढका छुपा नहीं रहता, फ़ौरन पकड़ लेते हैं और फिर मीम्स की बारिश हुई, और बड़ी मीम्स की बारिश हुई, बड़ा मजाक उड़ाया गया। कंपनी ने तो गड़बड़ की वजह रोशनी या कैलिब्रेशन की गलती करार दी है, मगर टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने इसे रूस के दावों और अमली कारकर्दगी के दरमियान वाज़े फ़र्क की दलील के तौर पर देखा है। सोशल मीडिया सारिफी ने रोबोट की लड़खड़ाहट को अमरीकी सदर जो बाइडन की वॉक से तशबीह दे दी है, और मवाजना किया गया कि एलॉन मस्क का जो टेस्ला ऑप्टिमस जेन 2 है ये ना सिर्फ ज़्यादा हमवार चलता है बल्कि डांस भी बासानी कर लेता है, और 2 टांगों वाले रोबोट्स में तवाज़ुन कायम रखना अब भी अगर देखा जाए तो दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए एक चैलेंज है। और फिलहाल इस दौर में अगर हम देखें तो टेस्ला ही सबसे आगे हमें नजर आता है। जनाब टेक्नोलॉजी हो या ज़िंदगी, दावे करना आसान है मगर परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रोबोट्स का मुस्तकबिल जितना दिलचस्प है उतना ही पेचीदा है। तो रूस के गिरे हुए रोबोट ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि इंसान जैसी हरकत करना मशीन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, और वो जो लोग सोचते हैं ना कि रोबोट्स ने हमारी जगह ले ली है, अभी बड़ा मुश्किल है। मुझे जरा क्विकली आप ये बता दें कि कंपनी ने तो दलील दी है, क्या वजह, आप बताएं क्या वजह हुई हो सकती है? बस उसको स्टेप नहीं लगाना। मुझे लगता है कि वो जब आया ना फरते जज्बात में, उसने जब ऑडियंस देखी तो वो पाकिस्तानी सियासतदानों वाला उसमें कोई आप कह रहे हैं कि वो रूस के अंदर आई तो उसने जनाब सबको हाथ यहाँ से यूं लहरा के जवाब देने की कोशिश की और यहाँ से कोई वायर डिस्कनेक्ट हुई। आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके लिए वो मुंह के बल गिर रोबोट है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है।
ये तो सारी वैसे कुछ भी पॉसिबिलिटीज आप भी बता सकते हैं जी कमेंट सेक्शन में कि क्या जी। मसला हुआ होगा। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में जी अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामी आर्ट का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जो कि यूनेस्को की जानिब से इस फन की तारीखी अहमियत और सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए मुकर्रर किया गया है। इस्लामी आर्ट सिर्फ जमालियाती हुस्न की अलामत नहीं है, बल्कि ये हमारे मजहबी, समाजी और तारीखी विरसे का एक लाजमी हिस्सा भी है। इस्लामी फ़न की तारीख ना सिर्फ खूबसूरती का आईना है, बल्कि ये तामीरात, खताती, मुसव्वरी और दस्तकारी का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। आलमी दुनिया का मकसद सिर्फ फ़न की तारीफ़ करना नहीं, बल्कि सकाफती हम आहंगी, रवादारी और बैनुल-अक़वामी मुकालमे को फ़रोग़ देना भी है। इस्लामी आर्ट हमें ये सिखाता है कि मुख्तलिफ सकाफ़तों और रिवायात के दरमियान एहतराम और समझ-बूझ कैसे पैदा की जा सकती है और किस तरह ये फ़न आज भी दुनिया भर में लोगों को मुत्तहिद कर रहा है। इस्लामी फ़न ने अपनी तारीख़ी और तहज़ीबी खदमात से कैसे दुनिया को मुतासिर किया और ये फ़न आज के दौर में रोज़मर्रा ज़िंदगी और जदीद डिज़ाइनिंग में किस तरह ज़िंदा है, और इस्लामी आर्ट कैसे सकाफ़त, तारीख़ और जमालियात का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। इन्हीं पहलुओं को आज डिस्कशन कर लेते हैं। इस पर ज़ेर बहस ले आते हैं सीरियत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब के साथ, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दिन यूनेस्को की जानिब से आज मनाया जा रहा है इस्लामी आर्ट का, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी इस्लामी तहज़ीब के हवाले से, उसको फ़रोग़ देने के हवाले से? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन जहाँ पे सियासत और बाकी मौज़ूआत पे रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू होती है और मॉर्निंग शोज़ होते हैं, वहाँ दिन के आगाज़ पर इस्लामिक कल्चर, आर्ट और हेरिटेज के हवाले से एक सेगमेंट का एहतमाम करना खुशाइंद है। मैं इस पर आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। यकीनन हम सब जानते हैं कि 2019 के अंदर यूनेस्को जो है उसने किंगडम ऑफ बहरीन जो है, यानी मुमलिकत बहरीन जो है, उसकी तरफ से जब बारहा तवज्जो दिलाई गई कि जी आपके यहाँ यूनेस्को के प्लेटफॉर्म से आर्ट पर तो बात होती है, लेकिन इस्लामिक आर्ट एक अपनी अलग से आइडेंटिटी रखता है। सो हम ये चाहते हैं कि इस पर ज़रा ज़्यादा एहतमाम के साथ बात की जाए, इसलिए इसको एक अलग दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए। तो फिर बहुत सारी बहस तमहीज़ के बाद बिल आखिर जो है वो इस नतीजे पर पहुँचे कि दुनिया भर के अंदर यानी बैनुल-अक़वामी जो सिविलाइजेशन है, इस खित्ते इस कुर्रा अर्ज़ी के ऊपर इंसानों की जो सकाफ़ती सरगर्मी है, उसमें मुसलमानों का इतना बेहतरीन किरदार मौजूद है कि उसका एतराफ़ करने के लिए, उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए और उसको आइंदा आने वाली नस्लों के साथ मरबूत और मुतारिफ़ करवाने के लिए इस दिन का एहतमाम किया जाना चाहिए। चुनांचे हम देखते हैं कि हर साल ये जो दिन है इसको ऑफिशियली सेलिब्रेशन के अंदर कई मुल्कों का इजाफा हो रहा है और आज जिस वक्त आप और मैं हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वक्त दुनिया के अंदर 157 के करीब ममालिक जो हैं, 157 करीब, मुसलमान तो 57 ममालिक हैं, 157 के करीब ममालिक जो हैं उनके अंदर इस वक्त ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक ये पहुँच रही है ये बात कि दीन रहमत जो है बुनियादी तौर पर वो अपने से पहले के इंसानों की जो तहजीब का जितना सफ़र है, मैं ये समझता हूँ कि उसका खुलासा खैर है। यानी एतकादात की बुनियाद पर देखें, अकीदे और नज़रिए की बुनियाद पर देखें, वो भी उससे पहले जो कुछ इंसानों के पास खैर की शक्ल में मौजूद था, उसे इस्लाम ने न सिर्फ इंडोर्स किया, उसकी हौसला अफजाई की, बल्कि उसकी सरपरस्ती करते हुए उसे आगे अपने मोहब्बत करने वालों में मुंतकिल किया। जहाँ नज़रियात के हवाले से खैर और खूबी को इकट्ठा किया इस्लाम ने, वहीं पर जो उलूम और फ़नून के अंदर खैर और खूबी मौजूद थी, उसकी भी हौसला अफजाई होती हुई नज़र आती है। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जिस आला अरफा अंदाज में इल्म के साथ साथ फ़न और हुनर की हौसला अफजाई होती हुई नज़र आती है, उसकी भी इंसानी तारीख़ में मिसालें कम मिलती हैं। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अरबों के यहाँ लिखने पढ़ने का उस तरह का रिवाज मौजूद नहीं था, यानी हाफजा उनका बेहतरीन था, लफ्ज़ों की नशिस्त बर्खास्त पर बड़ा कमाल रखते थे, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मक्के की आबादी 10,000 के करीब थी और 10,000 में 16 या 18 लोग सिर्फ लिखना जानते थे। सरकार दो आलम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो 1,44,000 लोग जो हैं वो हल्का बगोश इस्लाम हो चुके थे और 1.25 लाख तो हुजूर के सामने सामीन थे खुतबा हज्जतुल विदा पे। 1.25 लाख में से 1 लाख लोग लिखना पढ़ना जान चुके थे। तो यानी इल्म के साथ इस दर्जे की वाबस्तगी थी। फ़नून के हवाले से ये था कि हुजूर जब मदीना तशरीफ़ लाए तो हुजूर का मामूल ये था कि टैक्स फ्री जोन जब हुजूर ने कायम किया और दूसरे इलाकों के लोग आना शुरू हुए तो हुजूर ने हज़रत बिलाल हबशी और हज़रत अबू दरदा 2 असहाब जो हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि ऐसे लोगों को लाएं जो मुख्तलिफ उलूम और फ़नून में ख़ास तौर पर माहिर हैं, जिन्हें किसी फ़न में ख़ास तरह की शोहरत हासिल है, मलका हासिल है।
वो लोग आएँ और शाम को उन्हें मेरी तरफ से मदऊ किया जाए। चुनाचा वो गैर मुस्लिम जो माहिरीन फ़न हुआ करते, उन्हें सरकार की तरफ से रात की ज़ियाफ़त पर इकट्ठा किया जाता, इशाई पे बुलाया जाता, मस्जिद नबी में बैठकर हुजूर अपने मकाम पर उसके लिए चादर बिछाते, उस शख्स को वहाँ बिठाया जाता और कहा जाता कि तुम अपने फ़न के हवाले से जो महारत रखते हो, जो एक तुम्हारा तशख़्ख़ुस कायम हुआ है, ये लोगों तक पहुँचाओ। असहाब रसूल सामने बैठते, हुजूर असहाब में बैठ के उसकी बात सुनते, फिर उसका इकराम करते और उसके पास जो फ़न होता, सरकार दो आलम लोगों को ये कहते, उसे कहते कि अब तुम एक मेहरबानी करो कि अहले मदीना में से जो इसका ज़ौक़ रखते हैं उन्हें ये फ़न मुंतकिल करके जाओ, सिखा के जाओ। इसी तरह आप देखते हैं कि खताती के हवाले से ख़ास तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जैसा एहतमाम पाया जाता है, हज़रात हसनैन करीमैन की तरबियत के लिए हज़रत जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम को सरकार दो आलम ने जो नसाए फरमाए, उन नसीहतों में पहली नसीहत ये थी कि इनको खुश खत लिखना सिखाओ। और हज़रत इमाम हसन जो थे उम्र में ज़रा बड़े थे और उनका ख़त ज़्यादा नुमाया और खूबसूरत था, तो हुजूर उसे देखते तो उसकी तहसीन फरमाते, हौसला अफजाई फरमाते, उनका अच्छा लिखा हुआ असहाब के सामने रखते और उस पर इनाम भी देते और फिर बाकी जो असहाब के बच्चे होते उनके दरमियान भी एक मुसाबकत करवाई जाती, मुकाबला करवाया जाता। और हज़रत इमाम हसन के बारे में तो हुजूर फरमाते कि इनका ख़त इतना अच्छा है कि ये अपने दादा यानी परदादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम जैसा खुश खत रखते हैं। तो यानी इस तरह करके हौसला अफजाई कराई जाती, बच्चों में मुकाबला कराया जाता, बच्चों के दरमियान उसके हवाले से जब कोई नया बंदा आता तो उसे फ़नून को के साथ जोड़ने के लिए एक ख़ास एहतमाम किया जाता। हत्ता कि यहाँ तारीख़ हमें यहाँ तक बताती है कि एक शख्स ऐसा आया जिसके हुनर का ये आलम था कि वो घोड़े के पाँव में लगने वाली नाल पे बड़ी महारत रखता था कि वो जल्दी पाँव से जुदा नहीं होती, लोहे का जो खौल होता है। सरकार दो आलम ने उसका इतना एहतराम फरमाया कि उसे अपने मकाम पर बिठाया, उसके लिए बेहतरीन खाने का अपने घर से बंदोबस्त किया। काशाना रहमत से उसके लिए खाना जो है वो आया हुजूर के अपने घर से, और हुजूर ने कहा कि ये जो नाल लगाने का फ़न तुमने सीखा है, इस पर मेरे असहाब को तरबियत दे के जाओ। तो चनाचा ये खूबसूरत। और फिर अहले मदीना के यहाँ जो ख़वातीन मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने का, जिसे आज की ज़ुबान में हम घरेलू सनतकारी कहते हैं, और इस तरह के जो मामलात होम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें थी, दस्तकारी थी और बाकी चीज़ें थी, उनमें जो ख़ास तौर पे फ़न था जो अहले मदीना का तशख़्ख़ुस था, सरकार दो आलम आने वाले मेहमानों के सामने उस फ़न को डिस्प्ले करवाते और फिर उन्हें उस पर तरगीब दिलाते कि इसके कुछ नमूने तोहफे के तौर पर साथ लेके जाओ, ताकि अगली मरतबा जब आओ तो तुम इनके जो है वो कुछ ऑर्डर्स, जिसे आज की ज़ुबान में हम कहते हैं, वो ले कर आओ साथ। तो बेशुमार ऐसे अहले मदीना थे जिनका फ़न जो था वो उस यूँ समझने कि एक तरह के बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म तक पहुँचा और लोगों को मदीना और अहले मदीना के फ़नून के हवाले से एक हौसला अफजाई मिली। यहाँ एक बड़ी अहम बात सामीन और नाज़रीन को उसमें शरीक करना मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। मक्के की सकाफ़ती सरगर्मी, मक्का जो है वो सारे अरब का जो है वो हर ज़माने में न्यूक्लियस रहा, एक कैपिटल रहा, और ये उसका कल्चरल कैपिटल भी था, यानी सकाफ़त के एतबार से भी मक्का जो है बड़ा मारूफ था। और मक्का के बिल्कुल करीब एक मकाम था जो ताइफ को जाते हुए 80 मील के फासले पर एक मकाम आता है, उक्काज़, उसका मेला बड़ा मशहूर हुआ करता था और वो उसमें सारे अरब भी शुमार होते थे और दुनिया के बाकी सारे आबाद बरे आदमों से भी लोग आया करते थे। अब सरकार दो आलम जब फतेह मक्का हो चुकी है 8 हिजरी के बाद, हुजूर पहले वहाँ पर एक निज़ाम नाफिज करने के बाद मदीना तशरीफ़ ले आए। अब मामूल ये होता था अहले मदीना में से मुख्तलिफ असहाब टोलियों की शक्ल में मदीना आते और हुजूर के साथ जब मुलाकात करते तो हुजूर दो सवालात उनसे करते, एक ये कि मक्का का क्या हाल है और एक अहले मक्का का क्या हाल है। हुजूर ने उस शहर में क्योंकि 53 बरस गुजार रखे थे, हुजूर की उस शहर से बड़ी मोहब्बत थी, हुजूर के ख़ानदान के कई लोग वहाँ थे। एक मरतबा वो टोली फतेह मक्का के बाद आई और हुजूर ने उनसे पूछा मक्के का क्या हाल है, तो असहाब ने कहा या रसूलल्लाह मक्का उदास है। हुजूर ने पूछा सबब क्या, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह उक्काज़ का मेला करीब है और वो ये समझते हैं कि उक्काज़ जो है वो दौरे जाहिलियत की एक अलामत है और अहले मक्का ये समझते हैं कि अब आप एक नया निज़ाम ले आएँ और इसमें बाकी जो निज़ाम है उन सब की नफ़ी है एक तरह की, और आपने खराफात से उनको पाक कर दिया तो क्या शायद अब उक्काज़ का मेला नहीं हो सकेगा और हम इस सेलिब्रेशन से जो हमारी एक लेगेसी है बरसा बरस बल्कि कई सदियों पर मुश्तमिल, हम वो नहीं कर सकेंगे। सरकार दो आलम अब खुद 53 बरस उस शहर में रह के आए हैं और उक्काज़ के मेले पर खुद भी तशरीफ़ कई दफ़ा ले गए और असहाब से भी ज़ाहिर उसका अहवाल सुन रखा था। लेकिन क्या दिलचस्प मामला है, हुजूर ने मदीना के सहाबा को बताने के लिए उनसे पूछा मक्के से आने वालों से कि ये इस मेले में क्या होता है, तो उन्होंने बताया इसके 22 सेगमेंट हैं। 22 सेगमेंट बयान किए गए और सरकार मुस्कुराए और हुजूर ने उन 22 में से सिर्फ 5 सेगमेंट ऐसे जो बुनियादी इंसानी तहजीब, अकदार और इंसानियत के खिलाफ थे उन पर हुजूर ने पाबंदी लगाई और बाकी सब के साथ उसकी इजाज़त दे दी। और वो 5 क्या थे, यानी उनमें से शिरक था और जो एलानी रक्स व सुरूर का मामला था, और ख़ास तौर पर
हुजूर ने जब पाबंदी लगाई ना, तो पहला जो अमल जिसके ऊपर हुजूर की तरफ से पाबंदी आई वो था कि उनके यहाँ एक बड़ी कभी हरकत होती थी कि जो नौजायदा बच्चा होता था ना, भेड़ या बकरी का, जो बहुत मासूम होता है, उसे एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता और दूर से निशाना लगा के उस पर जुआ लगाया जाता, इनाम दिया जाता कि जो एक नशिस्त में यानी एक तीर मार के इसका आंख फोड़ेगा उसको इतना इनाम मिलेगा, जो 2 कोशिशों में करेगा उसे इतना इनाम मिलेगा। हुजूर ने उस समेत सिर्फ 5 चीज़ों को रोका और बाकी सारी चीज़ें जो थी उनको उसी तरह जारी सारी रखा। बल्कि तारीख हमें ये बताती है कि जब औकास का मेला आया तो हुजूर ने अहले मदीना के एक वफ्द की शक्ल में गोया अपनी सरपरस्ती उनको अता की और यहाँ से भेजा, जहाँ पर सारे अरबों का इल्म और फ़न जो है वो इकट्ठा हुआ करता था। और हुजूर जब वहाँ वो काफिला जब वापस आया ना, तो हुजूर ने इंतजामात के साथ साथ उनसे पूछा कि वहाँ फ़नून के हवाले से नई चीज़ क्या मौजूद है। तो बताया गया कि ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा नई आई जो हिंद से गई थी। ये जो उस वक्त बरसगीर पाक को हिंद इकट्ठा था यकीनन, तो यहाँ से कुछ लोगों की नुमाइंदगी गई थी, उसमें अजरक की चादर जो है वो भी वहाँ मौजूद थी। तो सरकार दो आलम ने उसकी तहसीन फरमाई, उसकी हौसला अफजाई फरमाई। और यानी ये तारीख हमें बताती है, और हिंदुस्तान के हमारे कुछ दोस्त उन्होंने जब इस पर काम किया तो वो बताते हैं कि एक असहाब का वफ्द वहाँ गया, यानी हुजूर का खुद फ़नून में दिलचस्पी का ये आलम था कि एक वफ्द डेलीगेशन गया और उनमें से एक शख्स ने अजरक पहन रखी थी। तो सरकार दो आलम ने उसके अजरक को देख के फरमाया कि क्या तुम हिंद से आए हो? तो उसे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। उसने कहा या रसूलल्लाह, आपको इल्हाम यानी अल्लाह ने ये इल्म जो है वो अता किया यकीनन। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी जो लिबास के ऊपर निशान है, नक्शो निगार है, चादर के ऊपर जो हैयत और तरकीब है, गोया जो अजरक की एक बुनियादी शनाख्त है, हुजूर ने फरमाया मैंने उससे पहचाना कि तुम हिंद से आए हो। तो हुजूर ने उसका तासीन फरमाई। बहुत खूबसूरती से आपने मजहबी हवाला, तारीखी हवाला, सारे हवाले हमें बता दिए। इस्लामी आर्ट के अगर हम मुख्तलिफ शोबे देखें, तामीरात देखें, खताती देखें, मुसव्वरी देखें, इन सब का इम्तजाज हमारी शनाख्त को कैसे ज़ाहिर करता है? ये बहुत बुनियादी और अहम सवाल है। जब किसी मुआशरे के बारे में लम्हे मौजूद के अंदर बात की जाए या माजी के किसी मुआशरे के हवाले से बात की जाती है, तो उसे जानने के लिए, उसे शनाख्त पाने के लिए जो चंद बुनियादी बेसिक एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, उनमें से एक वहाँ का कल्चर है, सकाफत है। और कल्चर और सकाफत जो है ना वो फ़नून के साथ जुड़ी हुई होती है। इस्लाम की खूबी है जो इंसानी तारीख में किसी और नज़रिया हयात को हासिल नहीं है। जब भी कहीं कोई ताकतवर आया, गालिब आया ना, उसने वहाँ की सकाफत को, वहाँ के फ़नून को जो है वो दबाने की कोशिश की। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसके बारे में जो यूनेस्को की इस डिपार्टमेंट की हेड है, उन्होंने अपनी किताब के आगाज़ में लिखा कि मैंने इस्लामी सकाफत में PhD इसलिए की, यानी उन्होंने अपने हवाले से बताया कि मुझे इसमें ये खूबसूरती नज़र आई, मैंने दुनिया की 100 से ज़्यादा तहजीबों को पढ़ा है, लेकिन इस्लाम पर PhD इसलिए मैं कर रही हूँ कि ये वाहिद नज़रिया हयात है कि जिसने गालिब आने के बाद, इक़्तिदार पाने के बाद वहाँ मौजूद पहले की सकाफत को डिसोन नहीं किया, यानी अपनी सकाफत मुसल्लत नहीं की, मुतारिफ करवाई। और इस्लाम ने वहाँ की खूबियों की इतनी हौसला अफजाई की और फिर साथ अपनी खूबियाँ जब मुतारिफ करवाई तो वो मुआशरा कई गुना ज़्यादा जरखेज़ हो गया। उसके अंदर सकाफती एतबार से, तहजीबी एतबार से, मुआशरती अक़दार के एतबार से वो मुआशरा जो है पहले से ज़्यादा रिच होना शुरू हो गया। और हर जगह पर आप देखें, यानी ये बराह रास्त इस्लामी निज़ामी हुकूमत हो या कम मुसलमानों का भी जहाँ तर्ज हुकूमत रहा, आप खिलाफत उस्मानिया को देख लें, आप उससे पहले अब्बासियों को देखें, उससे पहले का जो ज़माना उसे देखें, और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में खुद आप देखें जब मुसलमान यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के मुआशरे की जो खूबियाँ थी ना, सबसे पहले उनको हौसला, उनको यानी दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी हौसला अफजाई की और अगले दर्जे पर उनके अंदर इस्लामियों को मुतारिफ करवाया। नतीजतन चंद बरसों के बाद, चंद दहाइयों के बाद वो मुआशरा दोनों तरह के, यानी माजी के खैर के साथ भी और इस्लाम जो एक जदीद खैर लेकर आया था, उलूम की शक्ल में, फ़नून की शक्ल में, सकाफत और अक़दार की शक्ल में, तहजीब का एक जो खूबसूरत चेहरा जिससे निखरना शुरू हुआ और इंसानी तारीख जो है उसका तहजीब का सफ़र आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो इस्लाम का इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस कुर्रा अर्ज़ी पर बसने वाले लोगों पर एक बहुत बड़ा एहसान है और बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हर तरह के फ़नून को सपोर्ट बिल्कुल किया। ये उसी बात का एतराफ़ है कि यूनेस्को जो है वो बाकायदा तौर पर इसका दिन भी मना रहा है और हम भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी मौजू पर बड़ी सैर हासिल आपने गुफ्तगू भी की, बहुत शुक्रिया आपका तारिक शरीफ ज़ादा साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, सीज़न शादियों का आ रहा है, और इसलिए आज आपके लिए ख़ास एक सेगमेंट लेकर आए हैं स्पेशली दुल्हनों के लिए, क्योंकि वेट कम करना चाहती हैं दुल्हनें और चाहती हैं कि बस जब जितनी देर में शादी है उतनी देर में फटाफट वज़न भी कम हो जाए और मेहंदी भी लग जाए, माइयों भी हो जाए, बारात भी हो जाए, हर इवेंट के लिए बहुत खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं, फिट रहना चाहती हैं। तो दुल्हन का जोड़ा
कैसे जच रहा है, ये भी बड़ा एक सवाल होता है कि स्मार्टनेस पे डिपेंड कर रहा होता है ना, और शादियों फिर में वो देख रहे होते हैं। उसी तरह से आपकी खुद एतमादी भी बढ़ती है। सबसे आम ये बात होती है कि वो कितनी खूबसूरत दुल्हन नजर आ रही है, और अगर आप भी अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और ये चाहती हैं कि शादी से पहले स्मार्ट फिट दिलकश लगें, तो परेशान होने की बात नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादी से चंद दिन पहले वजन कैसे कम किया जा सकता है, कैसे स्मार्ट नजर आना है। इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। नईमा आपा, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नईमा आपा से डिस्कशन का आगाज मुझे लगता है आप करना चाह रही हैं। मैं ये चाह रही हूँ क्योंकि अब नईमा आपा, शादी सीजन आप को लेके बड़ी एक्साइटेड। शादी सीजन तो ठीक है, आपने बड़ा प्यारा खूबसूरत जोड़ा पहना है, बड़ी मैचिंग की है। आज वॉच भी आपने हाथ में, वाह वाह, खैर थी आज। नहीं आप मेके से आई हैं। वाह वाह, तभी 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 देखे मायके से आई है, चमक भी रही और एक ये था कि मौके की मुनासबत से सूट बड़ा सेट और फिट हो बड़ा रहा सेट था, घर से पहन के आई, जबरदस्त, भाई और भाभी ने बनाया। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही शानदार है और वैसे ही मूड और मिजाज को अच्छा करने वाला है। ठीक है, जहाँ शादियों का सीजन शुरू होता है तो वैसे ही एक ना पूरी हर तरफ एक आप कहती हैं तो पीछे हल्की हल्की ढोलक भी लगवा सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास। पे भी गाना शुरू कर। बिल्कुल ढोलक होनी चाहिए। अच्छा, तो ये है कि अब जिस तरह आपने बात की ना कि शादी का जोड़ा अच्छा लगना चाहिए, स्मार्ट स्मार्ट नहीं, मैं कहती बॉडी शेप में होनी चाहिए। बॉडी आपकी। शेप में आज जो मैं आप लोगों के लिए टोटके लेके आई हूँ ना आपके किचन से, एक तो ये है कि आपकी बॉडी शेप जो अल्लाह ताला ने देखिए हर एक को खूबसूरत बना के भेजा है। बॉडी शेप में डी शेप हम खुद करते हैं, ठीक है ना, इधर भर भर के ना, तो फिर वो सारी डी शेप, किसी के पेट बड़े हो रहे हैं तो कोई बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो रहे हैं। तो ये है कि आपकी बॉडी जो है वो बॉडी शेप में होनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में दुल्हन है, चाहे दुल्हन की बहनें हैं, दुल्हन के दोस्त, दुल्हन की अम्मा है, कोई सिर्फ भी है। दुल्हन तक नहीं महदूद रखना ये नुस्खा। नहीं, मैंने कहा दुल्हन तक नहीं है, दुल्हा भी कर सकता है। दूल्हा है, भाई है, दोस्त है, यार अहबाब, सब ठीक है। शर्बाला सबके लिए हाँ, शर्बाला भूल गई थी, सॉरी, उसके लिए भी है। मैंने ठीक है कहा सारे ना? रिश्ते बता। आपने मुझे अच्छा याद करवा दिया। देखिए, हेल्दी कोई भी है, ठीक है, खूबसूरत नजर आना सबका हक है। जी। हेल्दी होना आपके लिए एक, आप कहें कि गुड लक है, और अगर ओवरवेट है आप तो फिर आपकी बैड लक है ये। तो आप वो उसको बैड लक को गुड लक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों से, माइनर सी छोटी छोटी चीजें हैं। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले मेरे पास है जीरा। ठीक है, चाहे आप कितने भी ओवरवेट, देखिए फैट, ठीक है ना, ओवरवेट मींस ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो फिर हर चीज का एक तरीका, लेकिन ये है कि स्वेलिंग हो गई है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल खाने की वजह से आपको एकदम से ही मोटापा आ गया, तो ये हर इस तरह का ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं ना, खास तौर पे फास्ट फूड की वजह से जो आता है या हमारे लेजीपन की वजह से जो आता है, तो वो इस मोटापे का सबसे बड़ा इलाज है सफेद जीरे में। ठीक है, और इतना आसान तरीका कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, सोच नहीं सकते लेकिन आप एफर्ट्स कर सकते करें तो आप ये देखिए, ये एक चम्मच, मैं अभी पूरा भी बताऊंगी, आपने सुबह से शाम तक कितना लेना है। ये एक चम्मच लिया है मैंने। मैं बार बार एक बात फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे याद आ जाती है, जो बीमारी कटे ना हीरे से वो कट जाए जीरे से। ओह वाह वाह। अच्छा, आपा के हर नुस्खे के साथ एक जुमला जरूर होता है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने हाथ से रगड़ा, ये इधर डाल दिया, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना किस तरीके से है, ये है गर्म पानी। गर्म पानी भी, ये गर्म पानी मेरी बोतल में था, ये देखिए उबलता हुआ गर्म पानी। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि ये मैंने अपने पीने के लिए, ये फौरन देखो इसने कलर चेंज कर लिया है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब ये है कि फौरन से ना आप इसको कवर कर दें। ठीक है, कोई भी है आपके पास। ये बन गया है मेरा एक वन टाइम। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सुबह से शाम तक जिनकी बेली बाहर है, बेली फैट है जिनका, बेली फैट है जिनको, या जिनको अपर, जो भी पूरी बॉडी में, अगर आपको कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे ज्यादा आपके फैट है, तो आपने ये करना है कि 1.5 लीटर पानी लेना है। 1.5 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 20 से 25 ग्राम जीरा। ठीक है, 20 से 25 ग्राम, 20 ग्राम जरूर मिनिमम, जो 20 ग्राम वो जरूर होना चाहिए। तो आपने ये कर जिस तरीके से मैंने किया, और इसे रॉ फॉर्म में, कोई रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई रोस्ट नहीं, कुछ नहीं, कैबिनेट से निकाला आपने, इस तरीके से किया। ये एक टोटका है, ठीक है, टोटके को टोटके के तरीके से इस्तेमाल करें वो, क्योंकि देखिए ये होती है ना कि एक तरीका होता है, आप उसको अगर चेंज करेंगे तो उसकी ना वो सारी अफादियत चेंज हो जाती है। आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से पहले मैंने जीरा डाला है और फिर उबलता हुआ पानी पर डाला, क्योंकि ये तो मेरा पीने वाला पानी था, ये थोड़ा सा कम गर्म था। आप लोगों ने उबलता हुआ जो पानी है वो उस 1.5 लीटर पानी किसी भी एक जार आप लेके आए, साथ में लेके, अगर जरूरत है तो ठीक है आप कोई भी जग रख ले,
उसके अंदर डालें, डाल के गर्म पानी आप इस तरीके से ढकें, देखिए फौरन से इसका कलर और इसका अरोमा और इसकी अफादियत इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने सुबह तकरीबन 10 बजे से लेके रात 7 बजे तक इसको खत्म कर दें 1.5 लीटर पानी को। ठीक मैं कहती हूँ कि शादी में अगर तो 15 दिन है, ठीक है, तो फिर आपकी गुड लक है इंशाल्लाह। 15 दिन 15 डेज चैलेंज 15 डेज चैलेंज है आप, लेकिन करना शर्त है, मतवातर करना है आप लोगों ने। ठीक है, ये पानी 1.5 लीटर पानी, ठीक है, 20 ग्राम जीरा, कितना खर्चा आया? सिर्फ 20 ग्राम 10 रुपए का आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, 10 रुपए मेहनत का भी 5 क्या है, रुपए का, मतलब मेहनत आपने तो है ही नहीं ना। कैबिनेट सिर्फ से जीरा निकालना है, उसे हथेली पे डालना रखना है और जिस पे आपको गुस्सा है उसे इमेजिन करके मसलना बस। जीरे जिस और पे फिर गुस्सा- शामिल कर देना आपने। हाँ बस, लेकिन रगड़ना उसको, जिस पे भी गुस्सा ना हाथ से रगड़ना, डंडा ना मारना शुरू कर देना, इसके बाद ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आपका इसी ये तरह- करता क्या है? मैं आपसे एक और चीज हाँ, जानूं, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट करता है? मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो आपका फास्ट करता है। ठीक ओके, है, जबरदस्त। और आपकी स्किन के ऊपर देखिए, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जब आपका फास्ट हो जाता है तो फिर आपकी सारी जितने भी ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी अच्छी हो जाती अच्छी हो है जाती और है। आपकी स्किन पे ग्लो और आता इसके है। साथ साथ आपकी आपा fat वो जो ब्लॉटिंग वाला मसला होता है वो भी सारा दूर हो जाएगा। वो तो सारा दूर, आप इसको जब लेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके कितने फायदे फायदे हैं। हैं। इसके इतने फायदे कि आपको ना गैस होगी, ना कब्ज होगी, ना आपको इस ओवरऑल देखिए, जब आपकी फैट ही कम हो जाएगी, जो बॉडी में हर चीज, हर मसले की बुनियाद बनी हुई है, वो सारी जब वो रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी आप बात, इसको एक और, कितनी देर रख के स्टेन कर लेना है? स्टे नहीं करना, पड़ा रहे अंदर। ऐसे। पड़ा रहे ठीक है, इसी तरह हाँ, से। ये नीचे चला जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा जो आपको नजर आ रहा है ना, जी, कि जी, ये जी। सब नीचे बैठ जाएंगे, देखे ना, इसी ये को तक- देख के मैं ये सोच रहा देखे था। ना, ये नीचे बैठ गया सारा, ये नीचे बैठ जाएगा। सही। अगर लेट्स से अगर मुंह में आ भी गया तो जीरा तो खाना अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज तो नहीं ना। ये देखिए, आपकी गैस को खत्म करेगा, कब्ज को खत्म करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करेगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो जब आपके बाल भी अच्छे होंगे, आप देखेंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप फीडबैक देंगे जरूर इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे लफ्जों में। ठीक है, अभी क्योंकि शादियों का सीजन आगे जी, वजन तो कम हो जी, गया, वजन कम अब हो गया अब है स्किन हाँ जी। चले यहाँ। अच्छा, अब एक और कहवा है मेरे पास, गिलास नहीं है मेरे पास दूसरा। अच्छा, एक और कहवा है मेरे पास, मैं वो आप लोगों को बता दूं कि ये देखिए, ये है अनार के छिलके। अनार के छिलके। ठीक हो गया, ये अनार के छिलके हैं, ये आप लोगों ने इस तरीके से तोड़ने हैं। मैं इसमें डाल के दिखाऊंगी, अब ठीक। गिलास नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से आप लोगों ने तोड़ने हैं अनार के छिलके, 1 कप के लिए बता रही हूँ। ठीक हो गया, कोई ग्लास हम ले अपनी आए टीम से कहते हैं कि yes। ग्लास पकड़ा दें ना, आप गिलास उसके बिना है तो- हमारा जो हाँ, ये टोटका बीच में अधूरा है। अधूरा मतलब रह ऐसे जाएगा। हाँ, गिलास काम अधूरा पकड़ा है दें। हमारा। बिल्कुल। चलें जी, ये देखिए, ये आ गया गिलास। अभी देखिए, इसके अंदर मैंने डाल दिया अनार। अच्छा, ये आप लोगों ने पकाना है, ठीक है, ये सिर्फ मैं कलर दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने ड्राई अनार के छिलके, खुश्क छिलके जो हैं, इसके और भी बहुत फायदे से पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये दांतों को मजबूत करने के लिए इसका मंजन बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। अगर लूज मोशन है तो आप इसकी फक्की लें, इंशाल्लाह फौरन से आपका मसला हल होगा। ठीक है, दूसरी चीज आएगा इसके अंदर सेब के छिलके, ये आपकी स्किन का शर्तिया ग्लो। ठीक है, सेब का छिलका है ये। ठीक है, शर्तिया ग्लो। दुल्हन तो मैं कहती हूँ एक टाइम, अगर दुल्हन कोई है ऐसी, ठीक है, जिसका वेट ज्यादा, तो ये भी पिए, लेकिन साथ में एक टाइम ये कहवा जरूर पिए। सही। मैं कहती हूँ कि कोई महंगे से महंगे ट्रीटमेंट, जितने महंगे फेशियल हो, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर चमक सकते। जाएगी दुल्हन। चमक जाएगी। और वो ये जो देखिए। गली मोहल्ले के पार्लर वाले होते हैं, वो ये भी नहीं कह सकते ना कि आपकी अपनी स्किन नहीं अच्छी थी तो हमारा मेकअप क्या करे इस पे? हमारा मेकअप क्या करे, ये थोड़ा सा हमारा फन क्या कर सकता है हमारा फन क्या कर सकता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल के दिखाया आप लोगों को कि इसका अभी से देखिए फौरन से इसका भी कलर आना कलर स्टार्ट हो change गया हो अनार गया, के छिलके जी। का। ठीक है, ये लेकिन मैं निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये आप लोगों ने बकायदा इसका कहवा बनाना है। ठीक है, बकायदा कहवा बनाना है। ये देखिए, ये कहवा जब बनेगा ना, ठीक। तो अनार की और सेब की सेब की। इतनी अच्छी खुशबू, और फिर दूसरा ये कि इसका टेस्ट जो होगा, थोड़ा सा आपको यूं फील होगा जिस तरह मुंह थोड़ा सा ना कस नहीं जाता है हल्का सा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके मसूड़े जो हैं वो गम्स जो हैं आपके वो सख्त होंगे, और दूसरा है कि आपके दांतों के जितने भी मसाइल होंगे इस कहवे के पीने से, आपके गट सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम है और आपके मसूड़ों के जितने भी प्रॉब्लम है। जबरदस्त। और दूसरा ये कि शर्त है इसमें, अगर थोड़ा सा गुलाब डाल ले तो और ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा गुलाब डाल के इसके उसको कहवे को बनाए और पिए, इसकी स्टीम ले। स्टीम लेने से जब भी, जो भी मिसाल के तौर पे आपके पास, लेट से मेरे पास ये है एलोवेरा जेल, ये मेरे पास विटामिन ई ऑयल है, आपके पास ग्लिसरीन है, विटामिन ई ऑयल है, आलमंड ऑयल, कोई भी आपने मसाज करना है कहवा बनाने से पहले। ये एक टिप दे रही हूँ। ठीक है, कहवा बनाने से पहले आपने मसाज करना है हाथ का, फेस का अच्छे तरीके से। और दूसरा ये कि जब स्टीम ले रहे हो तो इसका स्टीम, इसका ढक्कन खोल के सॉसपैन का आपने स्टीम लेनी है, मुंह पे भी, हाथों पे भी। मैं कहती इतना शान, और डेली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। आपके जो
पोर्स हैं वो मिनिमाइज होंगे और आपकी स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आएगा। और मैं कहती हूँ कि जब आप इसको पिएंगे तो एक नेचुरल ग्लो, जिसको हम बोलते हैं ना, नेचुरल ग्लो आएगा। तो ये दोनों आज मैंने आप लोगों को एक, ये है बहुत वो ही जो महंगे महंगे सीरम्स हैं वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, घर में ही आप नेचुरली। ये सीरम देखे मैंने बनाया हुआ है। अच्छा। तो सीरम आप लोगों को दिखा दूं, ये आज 10वां दिन है सीरम को बने हुए। अच्छा। ठीक है, ये फ्रिज में रखा हुआ था, मैं लेके आई हूँ। ठीक है, एक क्योंकि मैंने इस्तेमाल कर लिया था, ये दूसरा लेके ज्यादा बन गया था। अब सीरम की इंग्रेडिएंट आप नोट करेंगे, मैं आप लोगों को दिखा दूं लगाना किस तरीके। देखिए सीरम है ये, थिकनेस भी ठीक है इसकी। हाँ, थिकनेस भी ठीक है इसकी। और ये वो सीरम है, विटामिन सी सीरम है, और साथ में इसके अंदर हेलोरोनिक है, वो मैंने ग्लिसरीन के तौर पे डाला है। ठीक है, और एलोवेरा जेल, 3 चीजें। लेकिन बनाया किस चीज से, इसकी बेस किस चीज से बनाई है कि जिसका आजकल मार्केट में बहुत जोर है जी, छोटे खट्टे माल्टे नहीं आए हुए हैं जो। असल अगर विटामिन सी लेना है ना, ये चैलेंज में शामिल कर लें कि आप 15 दिन डेली 100 ml, ये देखिए मेरे पास अभी पिछले हफ्ते के पड़े हुए थे इसलिए मैं ये ले आई, तो आपने इस तरह बता दिया, मैं थी नहीं इधर। तो यही है, ये खट्टे माल्टे मैंने इसका 100 ml ये लिया था जूस। ठीक है, 100 ml जूस इसका डेली आप पी लिया करें, एक टाइम किसी टाइम पे भी। और साथ में इसके अंदर मैंने 100 अगर ml गला ये इजाजत लिया। दे तो नहीं, गला इजाजत, थोड़ा सा नमक डाल के ले लें, कुछ भी नहीं होता। लेकिन विटामिन सी ऐसा है कि आपकी स्किन के ऊपर जितने ब्राउन स्पॉट होंगे, जितने आपके पिगमेंटेशन होगी, और गला खराब होने का अगर खुदा ना खासा डर है तो गरारे कर ले बाद में, कोई नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये है कि नेचुरल चीजों से। अच्छा, 100 ml मैंने इसके लिए लिया है ये ऑरेंज का जूस। 100 ml मैंने इसके अंदर लिया, ये जो मेरे पास तो देखिए एलोवेरा जेल मेरी तो घर की होती है, इस तरीके से मैं बना के रखती हूँ। ठीक है, 100 ml ही मैंने ली एलोवेरा जेल, और इसके अंदर सिर्फ 10 ml मैंने डाली है ग्लिसरीन। ठीक है, और कोई चीज नहीं डाली हुई। इसको फ्रिज में रखा है। ये वो सीरम है, ये देखिए माल्टे का रस किस तरह आ रहा है। ठीक है ना, आप इसको भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, डायरेक्ट लगाएं। ये वो अल्लाह ताला ने कुदरती हमें विटामिन सी, हेलोरोनिक, की सारी वो चीजें दी है जिसके ऊपर हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप इसको लगा के धूप में नहीं जा सकते, इसको लगा के आप लाइट के सामने नहीं जा सकते, इसको लगा के आप मेकअप नहीं कर सकते आपकी स्किन को। ये वो नेचुरल चीजें हैं कि जिनसे हम दूर हो गए, तो हमें फिर आर्टिफिशियल की तरफ जाना पड़ा, फिर आर्टिफिशियल से फिर आपको नेचर की तरफ लेके आ रही है। साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये है कि ये अब आप लोगों ने करना ये कि ये जो सीरम है दिन में आप चाहें तो 10 बार लगाएं। 10 बार लगाएं। ठीक है, अब एक और मिथ है कि आप लोगों ने सीरम लगाना है। ये देखिए आपको मेरे हाथ पे कोई स्टिकीनेस फील हो रही है? नहीं है ना। तो ये लगाने के बाद इसके ऊपर क्या होता है कि इसकी अच्छी ऑब्जर्वेशन के लिए हम लगाते हैं इसके ऊपर मॉइस्चराइजर। कौन सा लगाना है? मॉइस्चराइजर के तौर पे भी आप सिंपल चाहे तो ग्लिसरीन लगा लें, चाहे तो, ठीक है ना, अगर आपको जरूरत है तो, आपकी स्किन ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप चाहे तो ग्लिसरीन लगा लें। अगर आप ग्लिसरीन नहीं लगाना चाह रहे तो आप कोई भी विटामिन ई या आप आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी हल्का सा लेके मॉइस्चराइज कर ले फौरन से साथ के साथ। मैं कहती हूँ कि ना आपको किसी महंगे सीरम की, महंगे लोशन की, या आपको किसी क्रीम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही खूबसूरत, जिस दिन शादी होगी 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे। मैं बता रही हूँ, 14 दिन का चैलेंज है। आप लोग यकीन करें, जिस दिन आपका इवेंट होगा आप क्वीन नजर आएंगे, आप स्टार नजर आएंगे। भाई मेरी शादी अटेंड कर 15 दिन में, मेरी टाइम कम है और मुकाबला सख्त है और 15 दिन रह गए। 15 दिन में आपने ये टोटके अपनाने हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दुल्हनें जो हैं वो खूबसूरत हो जाएंगी, आपके इवेंट को 4 चांद लग जाएंगे, आप खूबसूरत बन जाएंगी, तो और क्या चाहिए। ज़बरदस्त हो गया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।